हाँ जी, कल हमने सबसे पहले पढ़ा था ग्रीन कंप्यूटिंग। क्या होता है ग्रीन कंप्यूटिंग का मतलब? जो भी आप डिजाइन कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, यूज कर रहे हो या डिस्पोज कर रहे हो कंप्यूटर या कंप्यूटर रिसोर्सेज को, उसको एनवायरमेंट फ्रेंडली में आप काम में लो, तो इसको क्या कहा जाता है? ग्रीन कंप्यूटिंग कहा जाता है। ग्रीन कंप्यूटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू रिड्यूस द यूज ऑफ हजार्डियस मटेरियल, फैक्ट्री वेस्ट कम करना है, बायोडिग्रेडेबिलिटी, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हमें उस चीज का करना है। देन इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस में पहला क्या था? इसकी मेमोरी टेक्निक क्या थी? पर। पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग। प्लानिंग कौन करेगा? सबसे पहले स्टेक होल्डर्स, जो ओनर्स हैं वो करेंगे। प्लानिंग में क्या क्या डालेंगे? चेकलिस्ट, रिसाइक्लेबिलिटी, बायोडिग्रेडेबिलिटी, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस और रिकमेंडेशंस के हमेशा हमें ग्रीन कंप्यूटिंग पे काम करना है। और इसमें क्या था? मोटिवेट करना है आईटी डिपार्टमेंट को, ऑनगोइंग कम्युनिकेशन होना चाहिए और क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज आप ज्यादा से ज्यादा काम में लीजिए। देन नेक्स्ट क्या था? पी से परचेज। खरीदोगे कैसे? जो एनवायरमेंट फ्रेंडली डिवाइस हो, ऐसा मैन्युफैक्चरर ढूंढो जिसने मेहनत की हो कि उसको जब आप खत्म करोगे डिवाइस को तो सेफली उसको डिस्पोज कर पाओ, उसी से आप खरीदने की कोशिश करो। पी एक और क्या था? रिड्यूस पेपर यूज। पेपर का यूज कम से कम करना है। कैसे करेंगे? ईमेल, ऑनलाइन मार्केटिंग, ट्रैक चेंजेस, दोनों तरफ प्रिंटिंग, फॉन्ट साइज छोटा, मार्जिन छोटा, और जिसकी जरूरत है सिर्फ उसी को आप प्रिंट करेंगे, बाकी फालतू के पेपर को आप प्रिंटिंग नहीं करेंगे। फिर ई स्टैंड्स फॉर कंजर्व एनर्जी। एनर्जी बचाओगे कैसे? आप एलसीडी काम में लोगे, ना कि बड़े बड़े कंप्यूटर्स काम में लोगे। आप बंद कर दो, ऑटोमेटिकली बंद हो जानी चाहिए। हार्ड ड्राइव्स आपकी, आपके कंप्यूटर्स, आपकी स्क्रीन, मॉनिटर, प्रिंटर, जब भी इनएक्टिव है चीजें सारी बंद हो जानी चाहिए। आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस भी बंद हो जानी चाहिए। पेरिफेरल का मतलब जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है उन्हीं को क्या बोला जाता है? पेरिफेरल डिवाइसेस बोला जाता है। सब चीजें बंद हो जानी चाहिए। एंड कंटिन्यू कंप्यूटर का आप यूज में लो। जो भी आपका फालतू का काम है वो आप बाद में करो, कंप्यूटर का काम पहले करो। एंड वेब कॉन्फ्रेंसिंग करो, ना कि वहां जाकर आप कॉन्फ्रेंसिंग करो, ताकि आपका एक ही डिवाइस जो मल्टीपल यूज में ली जा सके। जैसे प्रिंटर, मल्टी प्रिंटर्स होते हैं, जैसे कि वो फैक्स का भी काम करेगी, फोटोकॉपी का भी काम करेगी। अगर आप ऐसी डिवाइसेस काम में लेते हो तो आपकी एनर्जी बहुत बचेगी। देन आर, आर स्टैंड्स फॉर रिसाइकिल। रिसाइकिल का मतलब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रिसाइकिल करो, सेफ एंड ऑफ द रिसाइकिल होना चाहिए। बायोडिग्रेडेबिलिटी, रिसाइक्लेबिलिटी की पॉलिसी आपके ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए, जिसको सब लोग फॉलो करेंगे। देन ये अपन ने इसकी प्रैक्टिसेस पढ़ ली। फिर अपन ने पढ़ी थी उसकी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रीन कंप्यूटिंग सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों? जो चल रहा है वो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, जो नया आएगा उसकी कितनी एनर्जी कॉस्ट आएगी, उस सब चीजों को इवैल्यूएट करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। देन नेक्स्ट टेक्निक थी अपनी BYOD, दैट इज ब्रिंग योर ओन डिवाइस। इसका मतलब एम्प्लॉय खुद की डिवाइस पे ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को यूज में लेकर ऑर्गेनाइजेशन का काम कर सकता है। इससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो वर्किंग आवर्स से ज्यादा काम कर पाएगा। इसके एडवांटेजेस क्या है? हैप्पी एम्प्लॉय कैन रिड्यूस कॉस्ट, इंक्रीज एफिशिएंसी बाय अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। हैप्पी एम्प्लॉय का मतलब अब उसको कम डिवाइसेस कैरी करनी पड़ेगी, एक ही डिवाइस पे ऑफिस का काम और खुद का काम कर पा रहा है। हैप्पी एम्प्लॉय कैन रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब लोअर आईटी कॉस्ट में आएगा ना बजट, तो रिड्यूस सपोर्ट रिक्वायरमेंट, जो आईटी डिपार्टमेंट उसको मेंटेनेंस अपडेशन करने की जरूरत नहीं है, तो पैसा बचेगा आईटी डिपार्टमेंट का। देन रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट मतलब आईटी बजट कम लगेगा, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा सेटअप नहीं करना, तो ऑर्गेनाइजेशन का पैसा बहुत सारा बचेगा। रिड्यूस कॉस्ट, इंक्रीज एफिशिएंसी। इंक्रीज एफिशिएंसी का मतलब खुद की डिवाइसेस पे काम करेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, टाइम कम लगेगा, लर्निंग का वो ज्यादा चीजें सीख पाएगा, खुद की डिवाइसेस पे करेगा। बाय अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी को वो आसानी से अडॉप्ट कर लेता है। जो भी एम्प्लॉय होता है वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेता है। यही थे कि इसके एडवांटेज। हैप्पी एम्प्लॉय कैन रिड्यूस कॉस्ट, इंक्रीज एफिशिएंसी बाय अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी।
देन BYOD के थ्रेड्स क्या थे? इंडिया, I stands for इम्प्लीमेंटेशन रिस्क, मतलब BYOD पॉलिसी। आपकी पॉलिसी खराब है तो आप लोगों को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे कि हमारा उनसे क्या एक्सपेक्टेशन, हम क्या चाहते हैं उनसे, तो वो लोग मिसयूज कर सकते हैं हमारी डिवाइस को। देन एन मतलब नेटवर्क रिस्क, मतलब लैक ऑफ विजिबिलिटी ऑफ द डिवाइसेस की कितनी डिवाइसेस मेरे कॉर्पोरेट नेटवर्क से कनेक्टेड है वो मुझे नहीं पता चलेगा, मैं प्रॉपर स्कैनिंग नहीं कर पाऊंगी। नेक्स्ट डी स्टैंड फॉर डिवाइस रिस्क, अगर डिवाइस कोई खो गई तो मेरा रेपुटेशन लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है, गुडविल का नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन रिस्क, मतलब एप्लीकेशन वायरसेस एंड मालवेयर्स, कि अगर उस डिवाइस पे कोई वायरस आ गया तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की या यूजर की, ये क्लियर नहीं है, इसका कंफ्यूजन रहता है। तो ये BYOD के थ्रेट्स होते हैं। आई मतलब इम्प्लीमेंटेशन रिस्क, एन मतलब नेटवर्क का रिस्क, ए मतलब एप्लीकेशन का रिस्क एंड डी मतलब डिवाइस का रिस्क। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आपने पढ़ी, दैट इज वेब 3.0। उसको क्या बोला जाता है? सिमेट्रिक वेब भी बोला जाता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ जो भी यूजर जिन चीजों में इंगेज है, जिन चीजों में इन्वॉल्व है, उसके अकॉर्डिंग इतना सारा जो वेब कंटेंट पड़ा है उसको कंसोलिडेट कर कर एक जगह पे यूजर को दिखाया जाता है, यूजर के इंटरेस्ट का डेटा यूजर को दिखाया जाता है। यहाँ पे और क्या पढ़ा था अपन ने इसके अंदर, इसकी डेफिनेशन में सिमेंटिक वेब सर्विसेज काम में ली जाती है टेक्नोलॉजी, एंड इसका जो भी डेटा होता है वो पब्लिशेबल एंड रीयूजेबल डेटा होता है। देन इसके कंपोनेंट्स दो थे, एक तो सिमेंटिक वेब और एक वेब सर्विसेज। सिमेंटिक वेब क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको इंटरसेप्ट करता है, उसको समझने की कोशिश की जाती है, मशीन उस पर डिसीजन लेती है बाय फाइंडिंग, कंबाइनिंग एंड एक्टिंग अपॉन इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। जो डेटा है उसको ढूंढ कर उस पर एक्ट कर कर उस पर उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट क्या है? वेब सर्विसेज, मतलब कंप्यूटर टू कंप्यूटर जो इंटरेक्शन होता है। वेब 4.0 को और क्या बोला जाता है? इंटेलिजेंट वेब बोला जाता है। क्यों इसको इंटेलिजेंट बोला? क्योंकि यहाँ पे प्रोएक्टिव, ऑटोनोमस, सेल्फ एक्सप्लोरिंग, सेल्फ लर्निंग, कोलैबोरेटिव कंटेंट, ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। वेब 5.0 को क्या बोला जाता है? टेलीपैथिक वेब या फिर सिम्बोनेट वेब बोला जाता है। क्यों, क्या होता है इसमें? इम्प्लांट की जाती है कोई चिप अपने दिमाग के अंदर, और थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप वो चीज को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप सोचो ये वेब पेज ओपन करना है तो वो ओपन हो जाएगा, अगर आप सोचो ऑटो को रोकना है तो ऑटो आपका रुक जाएगा। पर ये टेक्नोलॉजी आने वाले बहुत समय के बाद आएगी, अभी नहीं आ रही है ये टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आपने क्या पढ़ी? दैट इज IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, की चीजों पे इंटरनेट लगा दिया जिसकी वजह से चीजें इंटरेक्ट, मतलब चीजों को कहीं से भी इंटरेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि कहाँ इंटरनेट लगा सकते हो? घर पे CCTV पे लगा दिया, वॉशिंग मशीन पे लगा दिया, देन ऑफिस में कॉफी मशीन, प्रिंटर्स पे लगा दिया, देन गवर्नमेंट ने डस्टबिन पे लगा दिया, वो फुल होगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वो फुल हो चुका है, उसको खाली करना है। देन वेयरेबल्स, स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं, देन कनेक्टेड कार्स, नेविगेशन के लिए जो होता है, स्मार्ट रिटेल की खरीदना, उसका इनवॉइस, जस्ट इन टाइम, ये सारी चीजें इनवॉइस। स्मार्ट ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, और सिटी स्मार्ट इंडस्ट्रियल IoT, इंडस्ट्रीज की मशीन पे सेंसर्स लगा दिए जो टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में बताएंगे। देन स्मार्ट सिटी था, इसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सारे इलेक्ट्रिक पंप वगैरह सब चीजें स्मार्ट हो गई हैं, सब चीजें उससे कनेक्टेड है इंटरनेट पे। हेल्थ डिवाइसेस जो होती हैं वो आपको बता देंगी आपकी हेल्थ ज्यादा चल रही है, मतलब BP ज्यादा है कम है, उसके थ्रू सप्लाई चेन की ट्रैकिंग कर सकते हैं, सामान कहाँ तक पहुंचा, ये सब चीजें हम देख सकते हैं। देन इसके कुछ थ्रेड्स थे, इसके कुछ क्या थे थ्रेड्स? म्यूट, M स्टैंड्स फॉर मैन्युफैक्चरर्स, रिस्क टू मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर को क्या रिस्क है? पहला रिस्क आउट ऑफ द बिजनेस, अगर उसने लेटेस्ट डिवाइस पे काम नहीं किया तो बिजनेस से बाहर निकल जाएगा। सेकंड, इतना सारा डेटा उसको मेंटेन करना, उसको सिक्योर रखना, वो गलत हाथों में ना चला जाए, वो उसकी जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट MU मतलब रिस्क टू यूजर को क्या क्या रिस्क था? सिक्योरिटी का रिस्क था, मतलब कि हैकर के हाथों में ना चला जाए क्योंकि सारा डेटा थर्ड पार्टी के पास रखा है। नेक्स्ट रिस्क क्या था? प्राइवेसी, मेरी प्राइवेसी, ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंसी सब खत्म हो गई, क्योंकि एग्जांपल आप लोग दे सकते हो कुछ भी। नेक्स्ट, जानबूझकर ऑब्सोलीट, मैन्युफैक्चरर ने या तो जानबूझकर पुराना OS को खराब कर दिया तो ऑब्सोलीट हो गई, या फिर
किसी ने एक्वायर कर लिया तो पुराना वाला मेरा सामान वैसे खराब हो गया। देन टी मतलब टेक्नोलॉजी रिस्क की नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में चेंजेस करना बहुत मुश्किल होता है, तो ये हमारे लिए रिस्क हो सकता है। एंड एनवायरमेंट, जिस घर की जो एयर क्वालिटी है वो इतनी ज्यादा फ्रेश नहीं रहेगी क्योंकि इतने सारे हेवी अर्थ मेटल्स की जो रेज होती है वो जनरेट होती रहती है। यही पढ़ा था कल अपन ने, और कुछ पढ़ा था? और कुछ पढ़ा था? नहीं, यहां तक पढ़ा था बच्चों? नेक्स्ट टेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन सब चीजों का बाप, जितना भी पढ़ते हैं बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही सारी चीजें हो पा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? किसी को कभी पता हो, कभी सुना हो इसका मतलब? एआई मतलब पहले वो देना पड़ता था कि ये काम करो, अब कुछ देने की जरूरत नहीं, वो क्या काम करता है। एग्जाम्पल एआई का कोई भी एग्जाम्पल? रोबोट्स वेरी गुड, और गूगल असिस्टेंट, कार्स वेरी गुड, गूगल असिस्टेंट वेरी गुड, एलेक्सा वेरी गुड, सीरी वेरी गुड, और ये क्या? अच्छा कार, हाँ हाँ हाँ, सेल्फलेस मतलब ऑटोमेटिक कार्स हो गई, बिना ड्राइवर के जो गाड़ियां चलती हैं। हाँ वेरी गुड, आता है ये टॉपिक, यही है, बस हो गया कंप्लीट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब कोई मशीन इंसानों की तरह बात कर पाए, इंसानों की तरह चल पाए, इंसानों की तरह सोच पाए, व्हेन अ मशीन कैन टॉक वॉक लाइक ह्यूमन बीइंग, उस चीज को इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। नेचुरल मतलब जो हमारे अंदर, खुद के अंदर, ह्यूमन के अंदर जो इंटेलिजेंस होती है उसको नेचुरल इंटेलिजेंस कहा जा सकता है, और जो मशीन के अंदर जो इंटेलिजेंस होती है उसको क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकती है। जब मशीन इंसान की तरह सोच पाए, इंसान की तरह बोल पाए, इंसान की तरह काम कर पाए, सब कुछ जो इंसान कर रहा है वो सारा काम अगर मशीन कर पा रही है तो उस चीज को क्या बोला जाता है? उस चीज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है। वेरी गुड, रोबोट 2.0, वेरी गुड। तो जो भी चीजें, जैसे आप लोगों ने एग्जांपल्स जितने भी दिए, सारे एग्जांपल सही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। सीरी, जो भी आपकी वो कार्स होती हैं, रोबोट्स होते हैं, ये सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आती हैं क्योंकि सारा काम मशीन खुद कर पा रही है। जब कंप्यूटर वो सारे काम कर पा रहा है जो इंसान कर सकता है, उसको क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। जैसे कि इसमें जो बुक में एग्जाम्पल दिए हैं, जरूरी नहीं है यही एग्जाम्पल लिख कर आना, आप लोग अपने मन के एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। इसमें दिया है जैसे ऑटोनोमस व्हीकल्स, ऑटोनोमस व्हीकल्स मतलब जो मतलब सेल्फ कार्स होती हैं, जो बिना ड्राइवर के गाड़ियां चलती हैं, गूगल कार्स जो होती हैं। आपका जो सीरी होता है, और एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो आपके जो रोबोट्स होते हैं, और एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो लाइक आपका गूगल असिस्टेंट, आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हो। ये सारी चीजें किसकी होती हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होती है। कई गाड़ियां ऐसी होती हैं जिसमें ऑटोमेटिक पार्किंग भी हो जाती है, सिर्फ चल नहीं रही है, वो पार्क भी अपने आप जाकर, अपने आप वहां पे उसको पता है यहाँ पार्क होने, अपना वो गाड़ी वहां जाकर पार्क हो जाएगी। ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आती हैं। जैसे इसके एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ ये कंसेप्ट काम में लिया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑटोनोमस व्हीकल्स जैसे कि ड्रोन्स, ड्रोन्स क्या होते हैं बच्चों? ड्रोन्स जो हवा में उड़ते हैं, जो फोटो खींचते हैं, उसका वो ड्रोन होता है। समझते हो आप लोग? शादियों में देखते होंगे हवा में उड़ता रहता है, हवा में उड़ता रहता है। किसी को तो लगता है वो पंखा है, हवा आ रही है, पास में आ गया तो, पर वो पंखा नहीं होता। वो सब चीजों को घूमते घूमते सब चीजों को कैप्चर कर सकता है। ड्रोन्स जो हैं आजकल वो डिलीवरी सर्विसेज के लिए भी काम में लिए जाते हैं। अमेजोन काम में लेता है, फॉरेन में काम में लिए जाते हैं। वहां पे सेटिंग कर देते हैं कि ये सामान यहाँ से यहाँ तक पहुंचाना है, लोकेशन सेट कर देते हैं, अपने आप ड्रोन पिक करेगा जितना भी सामान वो कैरी कर सकता है, फिर उसके बाद वो वहां जाकर ड्रॉप कर देगा। तो ड्रोन्स होते हैं, आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती है। मेडिकल डायग्नोसिस में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम में लिया जा सकता है, कैंसर रिसर्च के अंदर। आर्ट पोएट्री वगैरह बनानी हो, आपको कोई मैथमेटिकल थ्योरम्स प्रूव करनी हो, जो चेस के गेम्स होते हैं, आप लोग ऑनलाइन जो भी गेम्स खेलते हैं, चेस, लूडो, जो भी गेम्स ऑनलाइन खेलते हो, ये सब किस लिए होते हैं? ये सब किसके
पार्ट्स होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पार्ट्स होते हैं। मिनी हेलीकॉप्टर, ये मिनी हेलीकॉप्टर क्या है? अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ गए क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब जब भी कोई भी कंप्यूटर इंसान की तरह बात कर सकता है, सोच सकता है, काम कर सकता है, उन सारी चीजों को क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जा सकता है। इसके रिस्क की मेमोरी टेक्निक लिख लो, ISS। इट्स इनकरेक्ट डेटा, सिक्योरिटी, kill human skills। kill human skills। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिस्क क्या है? आई स्टैंड्स फॉर इनकरेक्ट डेटा। यहाँ सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? डेटा पे। जो डेटा उसको मिल रहा है, अगर उसको डेटा ही गलत दे दिया तो सारी चीजें गलत हो सकती हैं। अगर रोबोट को आपने डेटा गलत दे रखा है, रोबोट को बता रखा है, जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं, अगर उनके अंदर मैंने बोल रखा है कि रेड मतलब आपको रुकना है, मैंने डेटा सेट कर रखा है, और ग्रीन मतलब गो, ये डेटा सही है। अगर मैंने गलती से उल्टा सेट कर दिया, रेड मतलब गो और ग्रीन मतलब स्टॉप, तो गाड़ियां जब रेड है तो उसको रुकना चाहिए, पर वो तो चल देगी, तो उसका क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अगर डेटा गलत तो सब कुछ खत्म हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। यहाँ पे सिक्योरिटी का डर हमेशा बना हुआ रहेगा, इसलिए किल बटन होना चाहिए। रोबोट मूवी में आपने देखा था, अगर वो किल बटन नहीं लगाएंगे तो वो सारे रोबोट सबको बर्बाद कर देंगे। तो किल बटन होना चाहिए, नहीं तो मशीन जो है वो इंसानों को कंट्रोल करने लग जाएगी। इतना ज्यादा कंप्यूटर पे डिपेंड हो गए कि आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म होती जा रही है। जैसे कि अपन एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लें, आजकल अपन सारी कैलकुलेशंस के लिए कैलकुलेटर काम में लेते हैं, और एक्चुअली ऐसा होने लग गया, हम इतना ज्यादा कैलकुलेटर काम में लेने लग गए कि अगर हमें 7+7 करना है तो भी हम कैलकुलेटर निकाल कर करते हैं, हम उसको 14 नहीं बता पाते। और ये मैंने खुद ने फेस किया है। एक CA फाइनल का बच्चा था, मैंने उसको ऐसे ही रैंडमली पूछा, मैंने कहा अरे 7+7 क्या होता है? उसने कहा मैडम रुको मैं एक बार कैलकुलेटर निकालता हूँ। उसने कैलकुलेटर निकाला, फिर उसने 7+7 किया, फिर मुझे बताया। क्यों? क्योंकि उसकी कैलकुलेशन कैपेबिलिटीज खत्म हो चुकी हैं, हर चीज वो कंप्यूटर पे डिपेंड करता है। तो अगर सब चीजें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंड करने लग जाएंगे, तो इंसान जो सोच पाता है जिस लिमिट तक, क्योंकि इंसान ने ही तो ये टेक्नोलॉजी बनाई है, इंसान की सब कुछ सोचने समझने की शक्तियां जो है वो खत्म होनी शुरू हो गई है। तो ये 3 इसके रिस्क हैं कि अगर डेटा गलत, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर उसके अंदर किल बटन नहीं है तो आपको सिक्योरिटी का डर रहेगा, वो ह्यूमन को कंट्रोल कर सकता है, एंड इंसान की जो स्किल्स है वो खत्म होती जा रही है। कंट्रोल्स, तो रिस्क से बचने के लिए आप कंट्रोल क्या लगाओगे? द सेट ऑफ कंट्रोल्स इन एआई विल बी एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मस्ट बी डेल्ट विद बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एआई टूल्स एंड पर्पस। यहाँ पे जो भी कंट्रोल्स लगाए जाते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्या कंट्रोल्स लगाने क्या नहीं वो इसने नहीं बताया, हमारे कोर्स में नहीं है। तो रिस्क जो डर है उससे बचने के लिए आप जो कंट्रोल लगाते हो वो कंट्रोल बहुत कॉम्प्लेक्स कंट्रोल यहाँ पे लगाए जाते हैं। ये होता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझ में आ गया? नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका मशीन लर्निंग, विच इज अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग जो है वो एआई का एक पार्ट है। एआई बड़ी चीज है, उसके अंदर का छोटा सा पार्ट है आपका मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग, एक लाइन लिख लो। एआई के लिए एक लाइन लिखवा रही हूँ और मशीन लर्निंग के लिए एक लाइन लिखवाऊंगी। एआई के लिए एक लाइन लिखो, जो सिखाया है वो तो आता ही है, जो सिखाया है वो तो आता ही है, पर जो नहीं सिखाया वो भी आता है। जो सिखाया है वो तो आता ही है, पर जो नहीं सिखाया वो भी उसे आता है।
मशीन लर्निंग के लिए लाइन लिखो, जो सिखाया है वो आता है, जो सिखाया है वो आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन को जो सिखाया जाता है उतना तो मशीन को आता ही आता है, पर मशीन को अगर कुछ नहीं सिखाया तो भी मशीन उस चीज को रिस्पॉन्ड कर पाएगी, उसको आता है। रोबोट्स हैं, रोबोट्स को हमने सब कुछ सिखा रखा है, इस सिचुएशन में आपको ये करना है, पर 100% सिचुएशन हो सकता है हम कवर ना कर पाए, कोई सिचुएशन नहीं आ जाए उसके सामने, तो वो नई सिचुएशन पे भी रोबोट उसको रिस्पॉन्ड कर पाएगा। आप सीरी से कोई भी बात, गूगल असिस्टेंट से कोई भी बात करते हैं, वो गूगल असिस्टेंट उसका रिप्लाई करता है आपको, पर अगर कोई बात ऐसी है जो उसको नहीं सिखाई गई तो उसका भी रिप्लाई गूगल असिस्टेंट अपने अकॉर्डिंग कर देगा। तो जो सिखाया है वो तो आता ही आता है, और जो नहीं सिखाया वो भी आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और मशीन लर्निंग में मशीन को सिर्फ जितना सिखाया जाता है उतना ही मशीन को आता है, उसके अलावा मशीन को और कुछ भी नहीं आता। जैसे कि आपके जो फोन्स में कैमरा होता है, आपने कैमरे से बहुत सारी फोटोज खींची, कई बार वो फोटोज जो है वो सेग्रीगेट हो जाती है, अलग अलग ग्रुप में बट जाती हैं, कि ये तो आपकी पार्टी की फोटो है, ये आपकी फैमिली की फोटो है, ये आपकी बिल्डिंग की फोटो है। कई बार ऐसे फोल्डर्स अपने आप बन जाते हैं, जो लेटेस्ट फोन आ रहे हैं वो कैसे बन जाते हैं, ये फोटो डॉग की है, ये फोटो कैट की फोटो है, कैसे बन जाते हैं, उस फोन को कैसे पता कि ये वाली फोटो डॉग वाले फोल्डर में डालनी है, ये वाली फोटो कैट वाले फोल्डर में डालनी है। क्यों? क्योंकि उस फोन को, उस फोन के कैमरा को ये सिखाया जाता है कि अगर ऐसा ऐसा सा चेहरा दिख रहा है तो डॉग में डालना है, ऐसा ऐसा चेहरा दिख रहा है तो कैट में डालना है, अगर ये सारी चीजें दिख रही है तो पार्टी में डालनी है, अगर ये बिल्डिंग्स दिख रही है तो बिल्डिंग वाले फोल्डर में ये सारी चीजें आपको डालनी है। तो जो सिखाया है उतना काम करके देगी मशीन, दैट इज नोन एज मशीन लर्निंग। इट इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइप है। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, that provide computers with ability to learn without being explicitly programmed। यहाँ पे ये without वर्ड गलत लिखा हुआ है, विदाउट नहीं लिखा होना चाहिए, विथ, मतलब यहाँ पे उसको जो प्रोग्राम किया है उतना ही वो काम कर पाएगा, बिना सिखाए वो कोई काम नहीं कर पाएगा। इसको क्या कहा जाता है? मशीन लर्निंग कहा जाता है। हाँ, मैम विदाउट को विद करना है क्या? विदाउट को विद कर दो। बाकी एग्जाम्पल सब कुछ सेम है मशीन लर्निंग के भी। मशीन लर्निंग का एग्जाम्पल लाइक इमेज, वीडियो, टेक्स्ट रिकॉग्निशन, ये सब रिकॉग्नाइज करना, जैसे एप्पल सीरी, इसका एग्जाम्पल हो सकता है। सीरी को जो सिखाया सीरी वो सब तो बोलेगी बोलेगी, उसको जो नहीं सिखाया वो भी बोलेगी। ऑटोनोमस व्हीकल, आपके गूगल कार्ड, ये सारे आपके एग्जाम्पल मशीन लर्निंग के भी हो सकते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल आप लोग और लिख सकते हैं, मैं लिखवा रही हूँ मशीन लर्निंग के लिए। ऑटोमेटिक, नेक्स्ट पेज में लिखती हूँ, मशीन लर्निंग के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं लिखवा रही हूँ आप लोगों को। पहला एग्जाम्पल, ऑटोमेटिक सेग्रीगेशन ऑफ फोटोज इन मोबाइल गैलरी। ऑटोमेटिक सेग्रीगेशन ऑफ फोटोज इन मोबाइल गैलरी, लाइक ये आपकी बिल्डिंग की फोटो, ये आपकी फैमिली की फोटो, ये आपके कोई पार्टी की फोटो। सेकेंड एग्जाम्पल हो सकता है जो ड्राइवरलेस कार्स होती हैं, उनको जो सिखाया है वो उतना काम करेंगी कि रेड आ जाए तो आपको रुकना है और ग्रीन आ जाए तो आपको चलना है। थर्ड एग्जाम्पल, लाइक यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स होता है, उसको सिखाया गया है कि कौन से कमेंट को आपको अच्छे कमेंट में डालना है और कौन से कमेंट को खराब कमेंट में डालना है। यूट्यूब सेग्रीगेट करके देता है कि ये सारे कमेंट तो यूट्यूब के लिए अच्छे हैं और ये सारे कमेंट यूट्यूब के लिए खराब हैं।
और एग्जाम्पल हो सकता है, कई बार क्या होता है आप कुछ फोटो खींचते हैं तो वो फोटो आपका जेंडर डिटेक्शन कर पाता है कि आप मेल हो कि फीमेल हो। वो कैमरा आपका एज डिटेक्शन कर पाता है कि आप अभी यंग हो कि आप अभी किड हो कि आप ओल्ड एज के लोग हो। तो जो कैमरा ये सारी चीजों को डिटेक्ट कर पाता है, ये सारी चीजें कौन रिकॉग्नाइज कर पा रहा है? कैमरा। कैमरा विच रिकॉग्नाइज, कैमरा जो ये सारी चीजों को रिकॉग्नाइज कर पाता है, ये सब भी किस में आ जाएगा? आपका मशीन लर्निंग में आ जाएगा। लिख लिए? लिख लिया? एप्लीकेशंस वही हैं जो अपन ने उसकी पढ़ी थी, कुछ और नहीं है, पर ज्यादातर वही हैं जो हमने क्लाउड उसमें सॉरी एआई के अंदर एप्लीकेशंस पढ़ी है। क्या क्या इसके एप्लीकेशंस है? ऑटोनॉमस व्हीकल्स जैसे ड्रोन्स और सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो होती हैं, मेडिकल डायग्नोसिस, प्लेइंग गेम्स, जो चेस आप खेलते हो, ये सब ये तो तीनों वही की वही है जो एआई की थी। और नई एप्लीकेशन क्या हो गई? डिटेक्टिंग अनयूजुअल क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन। फ्रॉड से बचने के लिए मैंने उसको बता रखा है कि अगर कोई भी नॉर्मल ट्रांजेक्शन से ज्यादा, अगर किसी क्रेडिट कार्ड में 50,000 तक का अमाउंट विड्रॉ होता है तो ठीक, अगर किसी क्रेडिट कार्ड से एक साथ 4 लाख का अमाउंट विड्रॉ होता है तो उसको हाथ के हाथ नोटिफाई करो ताकि पता चल जाए कोई हैकर तो उसको हैक नहीं करा। ये आपने मशीन को सिखाया है, तो जैसे ही 4 लाख का या 4 लाख से ऊपर का कोई ट्रांजेक्शन होगा, हाथ की हाथ नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो ट्रांजेक्शन एक बार रुक जाएगा। ये मशीन लर्निंग है। ट्रेनिंग ह्यूमन बींग्स यूजर सो दैट दे कैन इंस्पेक्ट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम टू सी व्हाट मशीन्स हैव लर्न। ये वाला छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो। डिस्कवरिंग हिडन पैटर्न्स इन द डेटा, हिडन पैटर्न को फाइंड आउट करना, जैसे जो डेटा माइनिंग होता है उसी को कहा जाता है हिडन पैटर्न को फाइंड आउट करना। अब ये डेटा माइनिंग क्या होता है क्या नहीं, ये एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, बाकी डिटेल में अपन और चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और मैं बता देती हूँ डेटा माइनिंग क्या होता है। डेटा माइनिंग, माइन मतलब बहुत सारे डेटा में से काम का डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, यूजफुल इंफॉर्मेशन को निकालना, उसको क्या कहते हैं? माइनिंग कह देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आपका डिपार्टमेंटल स्टोर है, बिग बाजार है सपोज। बिग बाजार में डेली के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, बिग बाजार के पास बहुत सारा डेटा है कि कौन से कस्टमर ने क्या सामान खरीदा। अब बिग बाजार ने देखा कि उसकी मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये 5 नहीं, इसमें से उसकी वेनेसडे को सेल सबसे कम होती है, बाकी दिन उसकी सेल अच्छी हो रही है। बिग बाजार ने इतना सारा डेटा देखा, वो डेटा देखकर उसने एनालाइज किया कि मेरी वेनेसडे को सेल सबसे कम हो रही है। तो उसने क्या किया? वेनेसडे को सबसे सस्ता दिन डिक्लेयर कर दिया कि सबसे सस्ता सामान कब मिलेगा? वेनेसडे को, ताकि जब लोग जब खरीद रहे थे तब तो खरीदेंगे, वेनेसडे को भी उसकी सेल बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हिडन पैटर्न था, ये हिडन पैटर्न था कि मेरी वेनेसडे को सेल सबसे कम हो रही है। इस हिडन पैटर्न को फाइंड आउट कर बिजनेस में कोई यूजफुल डिसीजन लिए जाते हैं। उस कंसेप्ट को क्या कहा जाता है? आपका डेटा माइनिंग कहा जाता है। और एग्जाम्पल अगर अपन डेटा माइनिंग के लिए, जैसे सलमान खान की कोई मूवी रिलीज होती है तो वो कब ज्यादातर रिलीज होती है? आपकी ईद पे रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि सलमान खान को पता है कि ईद पे सारे मुस्लिम्स उसकी मूवी देखने ही जाएंगे। ये हिडन पैटर्न था कि ईद पे इसकी मूवी ज्यादा बिकती है, तो उसने ईद पे अपनी मूवीज को रिलीज करना शुरू कर दिया। तो हिडन पैटर्न्स को, बहुत सारे डेटा में से हिडन पैटर्न को फाइंड आउट करना ताकि बिजनेस के लिए कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन ली जा सके, ये भी किसके अंदर होता है? आपका मशीन लर्निंग के अंदर होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि ऑर्गेनाइजेशन ने नोटिस किया कि 40% उसकी वेबसाइट के विजिटर्स मेल हैं जो कॉमिक बुक्स देखते हैं, और ज्यादातर वो शाम को वेबसाइट को विजिट करते हैं, और 20% जो है वो फीमेल्स हैं जो फैशन रिलेटेड बुक्स देखती हैं और जो ज्यादातर आफ्टरनून में उसकी वेबसाइट को विजिट करती हैं। तो उसको पता चल गया कि उसको अगर कोई नया कुछ भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है या किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट करना है तो वो 40% वालों के लिए करना है या 20% वालों के लिए करना है, उसको सुबह करना है या शाम को करना है, उसको ये पता चल जाएगा। अगर उसको कॉमिक बुक्स का एडवर्टाइजमेंट करना है तो शाम को करना चाहिए, और अगर उसको कोई फैशन रिलेटेड चीजों का उसको एडवर्टाइजमेंट करना है तो उसको दोपहर में करना चाहिए। फीमेल दोपहर में उसकी वेबसाइट को विजिट करती है।
तो डेटा माइनिंग में भी मशीन लर्निंग काम में लिया जा सकता है। डेटा माइनिंग का मतलब इतने सारा डेटा में से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना ताकि वो इंफॉर्मेशन कहीं और काम में ली जा सके, उसको क्या कहा जाता है? डेटा माइनिंग कहा जाता है। कोई हिडन पैटर्न को फाइंड आउट करना। और कहाँ एप्लीकेशंस है? सर्च इंजन लाइक गूगल सर्च, ऑनलाइन असिस्टेंट लाइक सिरी। तो मशीन लर्निंग क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो उसको सिखाया जाता है वो उतना ही काम कर पाती है। इसके एग्जांपल्स या इसके एप्लीकेशंस कहाँ काम में ली जा सकती है? ऑनलाइन असिस्टेंट, गूगल सिरी, कार्स, कैंसर डायग्नोसिस, चेस, ये तो वही वाले हैं जो वहां वाले थे। और क्रेडिट कार्ड, अनयूजुअल क्रेडिट कार्ड का कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, डेटा माइनिंग में इस कंसेप्ट को काम में लिया जा सकता है। ठीक है। देन मशीन लर्निंग के वही रिस्क हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थे। उसके रिस्क क्या क्या थे बच्चों? उसके रिस्क क्या थे? तो इसका भी रिस्क की टेक्नोलॉजी, इसकी मेमोरी टेक्निक क्या है? तो जो आपके मशीन लर्निंग, जो आपके एआई के जो रिस्क थे वही आपके किसके रिस्क हैं? मशीन लर्निंग के रिस्क हैं। एग्जाम में अगर हमसे पूछा जाए राइट डाउन द रिस्क ऑफ मशीन लर्निंग, तो कृपया ये सेंटेंस ना लिख कर आए कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थे वही है, क्योंकि इसमें ये लाइन लिखी है तो बच्चे ये लाइन लिख देते हैं बिना अपना दिमाग काम में लिए। वहां एक्चुअली रिस्क लिखना है। क्या क्या रिस्क था? आई स्टैंड्स फॉर incorrect data, next S stands for security and S stands for human skill। तो अगर आपसे एग्जाम में दोनों पूछ ले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी रिस्क पूछ ले और मशीन लर्निंग का भी रिस्क पूछ ले, तो दोनों के पूरे लिख कर आना है। तीनों सेम, एक ही चीज को 2 बार छापना है। पर ऐसा मत लिख देना ये हम पहले लिख चुके, कृपया इस पेज को रेफर करें। बच्चे लिखते हैं, एक्चुअली ऐसा होता है। मैंने ये ऐसे कॉपीज भी चेक की हैं कि मैंने रिस्क पूछ लिया मशीन लर्निंग की तो उन्होंने लिख दिया जो एआई के होते हैं वही इसके होते हैं। और मैंने अगर एक ही चीज, जैसे इसमें एप्लीकेशंस दोनों की सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, तो बच्चे क्या करते हैं? एआई की लिख देंगे और मशीन लर्निंग का जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो वहां लिख देंगे कि रेफर टू पेज नंबर दिस। ऐसा मत कर देना। हाँ, ऐसा मत कर देना। पूरी चीजें सब जगह लिख कर बुक में लिखा है। समझ में आ गया? तो ये 2 टेक्नोलॉजीज और होती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। अपन ने अभी तक बच्चों कौन सी टेक्नोलॉजीज पढ़ी है? नाम क्या क्या है? एक सेकेंड रिवाइज कर। क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, ग्रीन कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, BYOD, IoT, वेब 3.0, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारी टेक्नोलॉजी। एक टेक्नोलॉजी और रह गई है, वर्चुअलाइजेशन। वो भी अपन पढ़ेंगे, आज ही पढ़ लेंगे वो टेक्नोलॉजी। इन सारी टेक्नोलॉजीज में से चांसेस हैं, सारी में से चांसेस हैं कि एक क्वेश्चन आएगा। पेपर बता, ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट है आपका ई कॉमर्स एम कॉमर्स का, एक पार्ट है आपका इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का पार्ट मेजर पार्ट है, डिफिकल्ट पार्ट है, कंसेप्चुअल पार्ट है, जो आजकल टेक्नोलॉजीज काम में लेनी, दिमाग लगाने वाला पार्ट है। तो 99% चांसेस है इस पूरी इतनी सारी जो टेक्नोलॉजीज पढ़ी इसमें से एक क्वेश्चन और बाकी में से 1 या 2 क्वेश्चन बाकी में से आएगा। ठीक है। हाँ बोलो बेटा केशव। एआई का कंट्रोल ये है कि जब भी हम कंट्रोल लगाते हैं तो वो कंट्रोल लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ नेचुरल जो चीजें चल रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमें कंट्रोल्स लगाने पड़ते हैं। कंट्रोल्स मुश्किल है लगाना, कॉम्प्लेक्स है। और कुछ पूछना है? पढ़े आगे। अपनी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में एक टेक्नोलॉजी रह गई, दैट इज वर्चुअलाइजेशन। वो पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे। पहले मैं थोड़ा सा इजी वाला पार्ट करा देती हूँ जो आप लोगों को पढ़ने में बहुत मजा आएगा। एआई है ना, वो तो ह्यूमंस को डोमिनेट कर सकता है, ह्यूमंस को टेक ओवर। हाँ, लेकिन वो नहीं कर सकता। मशीन लर्निंग नहीं कर सकता ना, लेकिन रिस्क में सेम नहीं है। हाँ, रिस्क को सेम लिखना है। मशीन लर्निंग में भी कई बार आप मशीन को इतना कुछ सिखा दे, तो रोबोट को मैंने इतना ज्यादा सिखा दिया कि रोबोट मुझे किल कर सकता है। वो खोल लो जो अपन ने पढ़े थे, लॉज, कमर्शियल लॉज, गाइडलाइंस एंड कमर्शियल लॉज पढ़े थे, वो वाला पेज खोल लो। गाइडलाइंस एंड कमर्शियल लॉज वाला पेज खोल लो, पेज नंबर 4.3।
4.42 पेज नंबर 4.42 गाइडलाइंस मैंने पढ़ा दी थी आप लोगों को। लॉस, कमर्शियल लॉस मैंने आप लोगों को कहा था खुद पढ़ने हैं। आईटी एक्ट, जो भी एक्ट है वो सारे आपको जीएसटी वीएसटी सब चीजें खुद पढ़नी है। स्पेशल लॉज गवर्निंग ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के लिए कुछ और स्पेशल लॉज भी होते हैं, वो अपन आज पढ़ेंगे। 2 लॉज होते हैं, एक तो आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो अमेंड हुआ था 2008 में, और एक आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो 1934 में आया था। यहाँ 2 की जगह 4 कर लो बच्चों, गलत लिखा गया, 2 नहीं 4 आएगा। अपन स्पेशल लॉज, कुछ स्पेशल लॉज होते हैं जो अपन पढ़ेंगे। ई कॉमर्स के लिए कुछ स्पेशल लॉज होते हैं। अब ई कॉमर्स के स्पेशल लॉज, पहला लॉ है आपका आईटी एक्ट। ये एक्ट अगर यहाँ ढंग से पढ़ लोगे तो यही आपका फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे एक्ट, यही आप 5th चैप्टर में भी पढ़ोगे। 3 जगह सेम चीजें पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा एडिशन होता जाएगा, पर ये वाला तो हर जगह सेम पार्ट रहेगा। तो एक चीज पढ़ लोगे तो 3 जगह आपके काम आ जाएगी अच्छे से। आईटी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। एक्ट क्यों बनाए जाते हैं बच्चों? सब काम सही से चले। अगर कोई इंसान गलती करेगा तो उसको यही सारे पनिशमेंट्स मिलेंगे, वो सारी चीजें आप एक्ट में लिख दो। तो पहले क्या होता था कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक, अब मैं ई कॉमर्स से कोई सामान खरीद रही हूँ और उसने वो सामान मुझे भेजा नहीं, या उसने बिल जो दिया है वो वैलिड नहीं है, मैं उस पर केस नहीं कर सकती थी। जो भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आप करते थे उसकी कोई वैलिडिटी, उसका कोई लीगल रिकॉग्निशन पहले नहीं हुआ करता था। बट ये एक्ट आने के बाद, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो अमेंड हुआ था 2008 में, ये एक्ट आने के बाद आप जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब अगर आप ईमेल, किसी को आपने मेल भेजा और वो मेल में आपने ये लिखा है कि कुछ भी आपने कोई बात लिखी है मेल में और वो बात पे आपने फॉलो नहीं किया, तो वो मेल आपका लीगल एविडेंस बन गया है ये एक्ट आने के बाद। अब इस मेल को मैं कोर्ट में एज एविडेंस प्रूव कर सकती हूँ कि देखो मेरे पास ये मेल आया था, इस बंदे ने मुझे ये मेल किया था, उसने ये काम पे काम नहीं किया है। पहले ईमेल एक एविडेंस नहीं हुआ करता था। पहले आप जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करते थे, चाहे वो ई कॉमर्स में बाइंग सेलिंग के लिए करो, मैंने अमेजोन से सामान खरीदा और अमेजोन को मैंने पेमेंट कर दिया, इसका मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, फिर अमेजोन ने सामान नहीं भेजा, तो पहले इस चीज को मैं लीगली नहीं बोल सकती थी कि उसने मुझे सामान नहीं भेजा, मैंने पैसा दे दिया, उसको लीगली नहीं बोल सकती थी। अब वो मैं लीगली दिखा सकती हूँ कि देखो मैंने आपको पैसा दिया, मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक बिल है, मेरे पास डिजिटल इनवॉइस है। तो लीगल रिकॉग्निशन देना, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उन सबको लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करवाना, ये किस में हुआ? आईटी एक्ट में। जो आपके डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं बच्चों, डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होते हैं? एक तो होता है हम हाथ से करते हैं, एक डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, डिजिटल जो करते हो आप। तो डिजिटल सिग्नेचर्स को लीगली बनाना, डिजिटल सिग्नेचर्स अब आपके ऑथेंटिकेशन है। अगर मैंने कोई पेपर पे मेरा डिजिटल सिग्नेचर है, मतलब उस चीज के लिए मैं अग्री करती हूँ, अब वो चीज लीगल हो चुकी है, वो चीज लीगल हो चुकी है। तो आईटी एक्ट क्या कहता है? यहाँ पे लीगली रिकॉग्नाइज किया गया वो सारे ट्रांजेक्शन जो आप ईडीआई के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उन सारे ट्रांजेक्शन को लीगल रिकॉग्निशन देना। लीगल रिकॉग्निशन देना जो आपके डिजिटल सिग्नेचर्स हो रहे हैं, आप ऑथराइज्ड हो, अगर आपने किसी चीज पे आपका डिजिटल सिग्नेचर है, मतलब आप उन टर्म्स कंडीशन से अग्री करते हो, उनको लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करवाते हैं अपन, आईटी एक्ट उनको प्रोवाइड करवाते हैं। This law governs all the internet activities in India. जितना भी इंटरनेट के थ्रू जो भी काम हो रहा है वो सब पे ये लॉ बना है। This law is applicable to all online transactions in India. जितना भी आप ऑनलाइन काम कर रहे हो सब पे ये लॉ एप्लीकेबल है। Provides for penalties. अगर आपने कोई काम गलत किया है तो आपकी पेनल्टी लगेगी। Prosecution for non-compliance. Prosecution मतलब प्रोसिक्यूशन मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ ऑफिशियली चार्जिंग समबडी विद द क्राइम एंड ऑफ ट्राइंग टू शो दैट ही शी इज गिल्टी एंड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अगर मेरे को किसी को गिल्टी, मुझे कोर्ट ऑफ लॉ में बताना है कि ये बंदा गिल्टी है, इसने ये क्राइम किया है,
उसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लेना, उसको क्या कहते हैं, प्रोसिक्यूशन कहते हैं। अगर आपने नॉन कंप्लायंस, अगर कोई काम आपने नहीं किया, मतलब आप उस चीज के लिए गिल्टी हो, आपको उसकी पेनल्टी लगेगी, इन सब चीजों पे ये लॉ एप्लीकेबल होता है। यहाँ किन किन इश्यूज से डील किया जाता है इस लॉ के अंदर? लीगैलिटी ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस बीइंग ऑफर्ड ऑनलाइन, जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज आप ऑनलाइन दे रहे हो वो लीगल है। डेटा प्रोटेक्शन के पे यहाँ पे फोकस किया जाएगा। प्रोटेक्टिंग योर कस्टमर प्राइवेसी ऑनलाइन, हमारे कस्टमर की प्राइवेसी को हमें मेंटेन करना है। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट एंड कंप्लायंस विद आईटी एक्ट प्रोविजंस, जो उसके प्रोविजंस लिखे होंगे उन सब पे हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो ये होता है आपका आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जो अमेंड हुआ था 2008 में। यहाँ पे जितना भी आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करते हो, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं, चाहे वो ई कॉमर्स से हो चाहे वो ईडीआई से हो, सब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स को लीगल रिकॉग्निशन मिलता है इस एक्ट के थ्रू। यहाँ पे आपके डिजिटल सिग्नेचर्स भी लीगल हैं। आप अब डिजिटल सिग्नेचर्स अगर आप करते हो तो आप लीगली ऑथेंटिकेट करो उस डॉक्यूमेंट को कि हाँ मैंने उस डॉक्यूमेंट को मैं मतलब उसको एक्सेप्ट करती हूँ। तो जितना भी इंटरनेट पे जो भी काम हो रहा है, जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है, सब जगह पे ये लॉ एप्लीकेबल है। इस लॉ में लिखा है कि अगर आपने कोई काम नहीं किया तो आपको क्या क्या पेनल्टीज मिलेंगी, सब चीजें इस लॉ पे लिखी हुई है। क्या क्या इश्यूज हैं कि प्रोडक्ट को ऑनलाइन बना, जो भी प्रोडक्ट ऑनलाइन आप बेच रहे हो, खरीद रहे हो, वो लीगल होना चाहिए, डेटा प्रोटेक्शन होना चाहिए, कस्टमर की प्राइवेसी ऑनलाइन जो है मेंटेन होनी चाहिए, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके एडवर्टाइजमेंट करोगे, और जो भी प्रोविजंस हैं आईटी एक्ट के वो आप सब पे आप फोकस करोगे। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईटी एक्ट, आईटी एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका मैं एक डायग्राम फॉर्मेट में बना रही हूँ ऑब्जेक्टिव, फिर हम वैसे पढ़ेंगे। आईटी एक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का हम ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव है कि जो भी साइबर क्राइम हो रहा है उसको कम करना। साइबर क्राइम का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑनलाइन जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, हैकिंग वगैरह हो रही है आपकी, वो सब कम करना पहला ऑब्जेक्टिव होता है। सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करवाना। लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करवाना, लीगल रिकॉग्निशन की सब चीजें लीगल है। क्या क्या लीगल है? आपका डिजिटल सिग्नेचर अगर आप किसी चीज पे आप करते हो तो वो डिजिटल सिग्नेचर आपका क्या है, लीगल है। अगर आप ईमेल करते हो तो ईमेल भी एक लीगल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन माना जाने लगा है। ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, आरओसी, आरओसी समझते हो? जो हमारी कंपनी की जो भी रजिस्ट्री है वो हमें गवर्नमेंट को सबमिट करनी पड़ती है। तो पहले उसके लिए हमें ऑफिस में जाकर उसकी हार्ड कॉपी सबमिट करनी पड़ती थी, अब हम गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाकर वहां पे हमारी उसकी सॉफ्ट कॉपी सबमिट कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी जो सबमिट की है वो भी लीगल मानी जाएगी। स्टोरेज ऑफ डेटा, जो भी आप ऑनलाइन डेटा को स्टोर करते हो, फेसबुक पे जो डेटा स्टोर्ड है आपका, इंस्टा पे जो डेटा स्टोर्ड है, वो भी आपका लीगल स्टोरेज है। ट्रांसफर फंड्स, एक बैंक से जो दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर होता है उसको भी लीगल रिकॉग्निशन दिया गया है। बैंक्स टू बैंक्स, जो पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर होता है वो भी लीगल रिकॉग्नाइज किया गया है। एंड थर्ड क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, कि जो भी आप ई कॉमर्स है उसका एनकरेजमेंट बढ़ाना, ई कॉमर्स के लिए लोगों का मोटिवेशन करना कि आप ज्यादा से ज्यादा ई कॉमर्स को काम में लो, इसमें कोई डर नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, आप ई कॉमर्स को ज्यादा से ज्यादा काम में लो। और लीगल रिकॉग्निशन किसको दिया जाता है? एक और, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो ट्रांजैक्शंस आप ईडीआई के थ्रू कर रहे हो, चाहे ट्रांजैक्शन आपके ई कॉमर्स के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, वो सारे ट्रांजैक्शंस कैसे हैं? आपके लीगल हैं। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं आईटी एक्ट के। पहला ऑब्जेक्टिव है कि जो साइबर क्राइम है उसे हमें कम करना है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है हमें लीगल रिकॉग्निशन देना है। किस किस को लीगल रिकॉग्निशन देना है? डिजिटल सिग्नेचर्स को, ईमेल को, ई फाइलिंग को, ट्रांजैक्शन, स्टोरेज ऑफ डेटा एंड बैंक्स टू बैंक्स जो फंड्स ट्रांसफर होते हैं, सब चीजों का लीगल रिकॉग्निशन होना चाहिए। एंड लोगों को एनकरेज करना कि ज्यादा से ज्यादा आपको ई कॉमर्स को काम में लेना चाहिए। फटाफट फटाफट ये डायग्राम नोट डाउन करो बच्चों।
मैम एडीआई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिकली जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह आपको भेजना होता है तो एक टेक्निक होती है, एक टेक्नोलॉजी है, दैट इज ईडीआई। हमारे कोर्स में डिटेल में नहीं है तो सिर्फ नाम नाम याद रखना है इसका। बन गया डायग्राम? हाँ जी, तो अपन ने क्या पढ़ा? आईटी का ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव है? 3 ऑब्जेक्टिव है। क्या क्या है बच्चों? सबसे पहले साइबर क्राइम को कम करना। सेकंड क्या है? लीगल रिकॉग्निशन देना। किस किस को? डिजिटल सिग्नेचर्स, ईमेल्स, ई फाइलिंग, स्टोरेज, ट्रांसफर फंड्स बिटवीन बैंक टू बैंक एंड ट्रांजैक्शन जो भी ऑनलाइन हो रहे हैं। थर्ड क्या है ऑब्जेक्टिव? ई कॉमर्स को एनकरेज करना। जो ये सारे, ये मैंने डायग्राम बनाया, यही सारे लिखे हुए हैं। लीगल रिकॉग्निशन देना, जो भी ट्रांजैक्शन ई कॉमर्स में हो रहा है उसको लीगल रिकॉग्निशन देना। लीगल रिकॉग्निशन देना डिजिटल सिग्नेचर्स को। इलेक्ट्रॉनिक ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट को लीगल रिकॉग्निशन देना। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ डेटा को लीगल रिकॉग्निशन देना। ट्रांसफर ऑफ फंड्स, जो बैंक टू बैंक पैसा ट्रांसफर होता है वो लीगली रिकॉग्नाइज है, उसको लीगल सैंक्शन मिल गया है। लीगल रिकॉग्निशन देना, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप रखते हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर बैंक्स में, वही है जो बैंक टू बैंक पैसा ट्रांसफर हो रहा है। In order to amend Indian Penal Code, Indian Evidence Act 1972, Bankers Book Evidence Act 1891 and RBI Act 1934, ये और ये पॉइंट एक ही है, अलग अलग पॉइंट नहीं है कि बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए अपन को इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखनी पड़ती है बैंक के अंदर। लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रमोट ई कॉमर्स, ई कॉमर्स को प्रमोट किया जाता है, जो अपन ने थर्ड बेनिफिट पढ़ा था। साइबर क्राइम्स को कम करना। दिस एक्ट गवर्न्स ऑल इंटरनेट एक्टिविटीज इन इंडिया एंड इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इन इंडिया, प्रोवाइड्स फॉर पेनल्टीज, प्रोसिक्यूशंस फॉर नॉन कंप्लायंस। जितना भी ऑनलाइन काम हो रहा है उन सबके लिए ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो ये सारे अपन ने क्या पढ़े? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। From the perspective of e-commerce in India, the Information Technology Act 2000, its provision contains many positive aspects which are as follows. वही बातें लिखी हैं दूसरे तरीके से जो अभी तक अपन ने पढ़ा। यहाँ पे जो ईमेल है अब वो एक वैलिड लीगल फॉर्म बन चुका है। लीगल रिकॉग्निशन टू ईमेल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ आईटी एक्ट। आईटी एक्ट का जो सेक्शन 4 है, सेक्शंस याद रखने हैं, बाकी बातें वही लिखी हैं जो हम पढ़ चुके। सेक्शन 4 आईटी एक्ट का क्या कहता है कि लीगल रिकॉग्निशन आप किसको देते हो? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को आप लीगल रिकॉग्निशन, तो हर चीज रिटर्न टाइप रिटर्न होने की जरूरत नहीं है, ईमेल लीगली रिकॉग्नाइज्ड है। सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर्स भी आपके लीगली रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर्स भी वैलिड है। सेक्शन 3 ऑफ द आईटी एक्ट, सेक्शन 3 ऑफ द आईटी एक्ट क्या कहता है कि डिजिटल सिग्नेचर्स आपके क्या हैं? लीगल हैं। देन डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए आपको एक सर्टिफाइंग अथॉरिटीज चाहिए जो डिजिटल सिग्नेचर्स को आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट देंगी, वो अथॉरिटीज होनी चाहिए। देन गवर्नमेंट टू इशू नोटिफिकेशन ऑन वेब, अब गवर्नमेंट भी अपना नोटिफिकेशन वेब पे डाल सकती है। तो सेक्शन 6 ऑफ आईटी एक्ट क्या कहता है कि आपको अगर कोई भी ई डॉक्यूमेंट फाइल करना है तो आप ऑनलाइन उसको फाइल कर सकते हैं। The IT Act also addresses the important issue of the security which are so critical to success of electronic transaction. Security मतलब यहाँ पे साइबर क्राइम की बात की गई है कि कोई साइबर क्राइम नहीं होना चाहिए। सेक्शन 14 ऑफ द IT Act इसके बारे में बात करता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं वो सिक्योर होने चाहिए। और सेक्शन 15 क्या कहता है? प्रोवाइड्स फॉर सिक्योरिटी प्रोसीजर टू बी अप्लाई टू डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर्स पे क्या सिक्योरिटी अप्लाई होनी चाहिए वो सेक्शन 15 ने कहा है। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो जो अपने शुरू में पढ़े वो, फिर उसके और क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द एक्ट उसने यहाँ पे सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बता दिए। बातें वही हैं, सिर्फ उसको एक्ट के अंदर डाल दिया है। ठीक है, तो जब भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाए ये सारी चीजें लिखकर आनी है, आधी अधूरी नहीं। उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू द एक्ट वाली चीजें वो भी सारी चीजें अपन को लिखकर आनी है। क्लियर है? समझ में आ गया? सेकेंड एक्ट है आपका आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? गाइडलाइंस देता है जो ई कॉमर्स एम कॉमर्स मर्चेंट को फॉलो करनी पड़ेगी। अगर उनको ऑनलाइन पेमेंट मोड में काम करना है तो उसी गाइडलाइन पे काम करना पड़ेगा। जो भी आपका
आरबीआई आपको गाइडलाइंस देता है। जैसे आरबीआई ने कहा कि जितना भी क्रेडिट डेबिट कार्ड्स होते हैं वो सारे चिप बेस्ड होने चाहिए, चिप होनी चाहिए। एक ओटीपी या पिन जनरेट होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो ओटीपी या पिन जनरेट होना चाहिए यूजर के फोन में या यूजर के कंप्यूटर में। द कंप्लायंस विद कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स फॉर पेमेंट वॉलेट्स, आपके पास पेमेंट वॉलेट हो सकते हैं एसबीआई, बडी, पेटीएम एक्सेट्रा, इनके थ्रू भी आप पेमेंट एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हो। तो आरबीआई एक्ट क्या कहता है कि ये गाइडलाइंस देता है ई कॉमर्स एम कॉमर्स के मर्चेंट को, अगर उनको ऑनलाइन पेमेंट लेना है तो उनको वो सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी, जैसे कि ओटीपी जनरेट होना चाहिए, जैसे कि पेमेंट वॉलेट्स आपके हो सकते हैं एसबीआई, बडी, पेटीएम एक्सेट्रा, एंड जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होता है वो चिप बेस्ड होना चाहिए। ये सारी गाइडलाइंस आरबीआई देता है जो सबको फॉलो करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया आपका आईटी एक्ट 2000 एंड आरबीआई एक्ट 1934। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स। आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या ट्रेंड, क्या नया चल रहा है ई कॉमर्स में, क्या नया है? जो ई मार्केटर्स होते हैं, जो सप्लायर्स होते हैं, उनको सिर्फ अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करना, उनको इतना अच्छे से काम करना है कि यूजर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहे, यूजर आपके साथ हमेशा जुड़ा रहे। सिर्फ आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी शानदार होने से काम नहीं चलेगा, आपको यूजर को अपने साथ जोड़कर रखना है, उसको खुश रखना है, तभी आपकी साइट की सेल ज्यादा हो सकती है, अदरवाइज सेल ज्यादा नहीं हो सकती। तो क्या क्या ट्रेंड्स हैं? सबसे पहले कंटेंट, सबसे पहला ट्रेंड क्या है? कंटेंट। कंटेंट मतलब सिर्फ अट्रैक्टिव वेबसाइट होगी तो उससे काम नहीं चलेगा, इज नॉट जस्ट इनफ। सिर्फ अट्रैक्टिव वेबसाइट होना काफी नहीं है, उसका जो कंटेंट लिखा हुआ है वेब पे वो इतना अच्छा होना चाहिए कि वो यूजर को अट्रैक्ट ही ना करे, यूजर को अपने साथ जोड़ कर रखे। सिर्फ अट्रैक्टिव, उसमें बहुत सुंदर सुंदर कलर्स हैं, सिर्फ उससे यूजर नहीं जुड़ेगा, उसमें जो लिखा हुआ है, उसमें जो फोटोज डाल रहे हो वो ऐसी होनी चाहिए कि यूजर को उसमें इंटरेस्ट भी है और यूजर उसमें अपना समय देना पसंद करे, इतना अच्छे से वो कंटेंट डिस्क्राइब होना चाहिए। तो आजकल क्या होता है, वीडियोज होते हैं मार्केटिंग के लिए, क्या होते हैं, कभी देखा होगा वीडियोस, आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो आप देख रहे हो साइट पे तो उसका वो वीडियो दिखाता है कि इस प्रोडक्ट को आप ऐसे ऐसे काम में ले सकते हो, उसके जो फायदे होते हैं वो हमें पढ़ने की या लिखने की जरूरत नहीं, हम वीडियो देखकर वो फायदे समझ सकते हैं। तो आजकल वीडियो बेस्ड मार्केटिंग होने लगी है, और आप अगर कुछ खरीदना चाहते हो तो वीडियो पे क्लिक करो, क्लिक करते डायरेक्टली आप उस प्रोडक्ट पे पहुंच जाओगे, उसके पेज पे, और डायरेक्टली आप वहां से आपको शॉपिंग कर सकते हो। तो आजकल का ट्रेंड क्या चल रहा है, कंटेंट मार्केटिंग, वीडियो फॉर कंटेंट मार्केटिंग। कि आपको अगर अपने प्रोडक्ट के कंटेंट की मार्केटिंग करनी है कि मेरा ये सामान ऐसा काम करता है, इसके ये फायदे ये नुकसान है, उसके लिए क्या बनाया जाता है, वीडियो, और लोग डायरेक्टली वीडियो पे क्लिक कर ही शॉपिंग कर सकते हैं। तो सिर्फ कंटेंट, सिर्फ साइट अट्रैक्टिव होना जरूरी नहीं है, उसका कंटेंट भी इतना अच्छा होना चाहिए जो यूजर को अपने साथ जोड़ कर रखे, यूजर को अपने साथ इंगेज कर रख सके। सेकेंड है जो ट्रेंड चल रहा है दैट इज सोशल कॉमर्स। आजकल हर साइट का एडवर्टाइजमेंट सोशल साइट्स पे आता है, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, सब पे इनका एडवर्टाइजमेंट आने लग गया है, क्योंकि लोग इन सोशल वेबसाइट्स को बहुत ज्यादा देखते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स को, तो वहां से वो आपकी साइट पे जाकर आपसे सामान खरीद सकते हैं। इनोवेटिव मेथड्स होने चाहिए कि हम कस्टमर तक कैसे पहुंचे, उसको बेस्ट ऑफर कैसे करें। प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज अनदर ट्रेंड। आजकल अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कहाँ किया जाता है, सोशल मीडिया पे प्रमोट किया जाता है, सबसे ज्यादा ट्रेंड यही चल रहा है। देन एम कॉमर्स। एम कॉमर्स आप समझते हो बच्चों क्या होता है, मोबाइल कॉमर्स। 55% ऑफ द ऑनलाइन ट्रैफिक किससे जनरेट होता है, मोबाइल डिवाइसेस से। अब डेस्कटॉप पे बैठकर अमेजोन कम खरीदते हैं लोग, अमेजोन पे शॉपिंग, और अपने मोबाइल फोन से लोग अमेजोन ज्यादा ओपन करते हैं, उससे ज्यादा शॉपिंग करते हैं, और ये बढ़ता ही जा रहा है कि लोग मोबाइल एप्लीकेशंस काम में ले रहे हैं। मतलब अमेजोन की जो कंप्यूटर में खुलने वाली वेबसाइट है वो तो खुली खुलेगी, लोग स्मार्टफोन ज्यादा काम में लेते हैं, उसकी एक ऐप भी होनी चाहिए, मोबाइल एप्लीकेशन, अपने पढ़ी थी एप्स होती हैं, मोबाइल एप्स होती है, वो ऐप होनी चाहिए कि अमेजोन की जो वेबसाइट है वो फोन में भी उतने ही अच्छे से, उतनी एफिशिएंटली खुल पाए, क्योंकि लोग एम कॉमर्स पे ज्यादा स्विच होते जा रहे हैं। देन बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स क्या होता है बच्चों,
फिंगरप्रिंट्स, थंब, आई रेटिना, ये सब सिक्योरिटी के लिए कि आपका डेटा कॉन्फिडेंशियल रहे। आजकल पासवर्ड्स किसी को याद नहीं रहते, तो उस पासवर्ड की जगह आप क्या कर रहे हो, फिंगरप्रिंट या फिर आई रेटिना या फिर थंब इंप्रेशन, इसको लीक होने का भी चांसेस नहीं है और आपका डेटा हमेशा कॉन्फिडेंशियल रहेगा। तो बायोमेट्रिक डिवाइसेस काम में ली जाती है, फ्रॉड और थ्रेफ्ट से बचने के लिए बायोमेट्रिक डिवाइसेस काम में ली जाती है। उसमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सब काम में लेते हो, लाइक फिंगरप्रिंट, पाम, फेस, वॉइस, ताकि ये सारी प्रॉब्लम अपनी ना आए। और यहाँ पे उसको फोर्ज करना भी बहुत मुश्किल होता है। फोर्ज मतलब चुराना, कॉपी करना भी बहुत मुश्किल होता है। पासवर्ड को तो आसानी से फोर्ज किया जा सकता है, पासवर्ड को तो हैकर, हम कितना भी डिफिकल्ट पासवर्ड डाल दें, हैकर उसको फोर्ज कर हमारी साइट को ओपन कर सकता है, हमारे अकाउंट को ओपन कर सकता है। बट अगर हम बायोमेट्रिक डिवाइसेस काम में ले रहे हैं सिक्योरिटी के लिए, तो हैकर उसको फोर्ज नहीं कर सकता। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम लिया जा रहा है बहुत ज्यादा, चैटबॉट्स का ज्यादा से ज्यादा काम में लिया जा रहा है। चैटबॉट का मतलब क्या होता है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो डायरेक्टली आप हमसे व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर सकते हो, डायरेक्टली आप हमसे बातें कर सकते हो। आपको कोई फोन करने की, हर साइट में ये वाला फैसिलिटी होती है कि अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप डायरेक्टली हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, आपकी डायरेक्ट क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। तो ये क्या, ये कंसेप्ट कहाँ से आया आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आया, जहाँ पे कस्टमर से इंटरेक्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट, और वॉइस से कस्टमर से इंटरेक्ट किया जा सकता है। चैटबॉट्स कैसे होते हैं, पर्सनलाइज असिस्टेंट। पर्सनलाइज मतलब मुझे पर्सनली जो सर्विस चाहिए वो पर्सनल मुझे सर्विस देगा। यूजर का एक्सपीरियंस इससे इंप्रूव हो रहा है, ऑर्डर प्रोसेसिंग फास्ट हो रही है, आप शिपमेंट को ट्रैक कर सकते हो, प्रोडक्ट सजेशन प्रोवाइड करवा सकते हो, ऑटोमेट प्रोसेस है, ये सारा काम चैटबॉट्स में हो सकता है, जो भी आप डायरेक्टली उससे व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर पा रहे हो। नेक्स्ट ट्रेंड है दैट इज प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस मतलब प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्ट किसको किया जाता है, फ्यूचर को, कि एनालाइज करना कस्टमर का बिहेवियर, कस्टमर को क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं अच्छा लग रहा, ऐसे कौन से कस्टमर्स हैं जो हमारी साइट को कंटिन्यू विजिट कर रहे हैं, ऐसे कौन से कस्टमर्स हैं जो विजिट नहीं कर रहे। अगर कोई ऐसा, मैंने ऐसा देख रखा है, मैंने ऐसा ट्रेंड देखा कि कस्टमर अगर 30 दिन तक मेरी वेबसाइट पे वापस नहीं आ रहा तो मतलब वो कस्टमर मेरे से जा चुका है, वो किसी और से जुड़ चुका है। तो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कौन सा कस्टमर मेरा है और कौन सा कस्टमर मेरा नहीं है। तो यहाँ पे कस्टमर्स को आप अलग अलग कैटेगरीज में बांट देते हैं, उनको अलग अलग ईमेल भेज सकते हैं। कस्टमर को अलग अलग तरीके के मेल आते हैं, सबको सेम मेल आते हैं। जैसे मिंत्रा है, मिंत्रा का मैसेज, टेक्स्ट मैसेज या जो मेल आ रहा है सबको सेम आएगा या सबको अलग अलग आएगा, सबको अलग अलग। वो देख लेगा ऐसा कौन सा कस्टमर है जिसको सिर्फ डिस्काउंट में सामान खरीदना पसंद है, तो जब डिस्काउंट आएगा, कोई ऑफर आएगा तो उसको मैसेज कर देगा। ऐसा कौन सा कस्टमर है जिसको सिर्फ लेटेस्ट सामान खरीदना पसंद है, तो जब भी कुछ नया आएगा मिंत्रा पे लेटेस्ट वाला मेल उसको चला जाएगा। ऐसा कौन सा कस्टमर है जिसको सिर्फ एथनिक वेयर पसंद है, जिसको सिर्फ ट्रेडिशनल वेयर पसंद है, तो ट्रेडिशनल वेयर में कुछ भी नया आता है तो उस कस्टमर के पास इंफॉर्मेशन तुरंत पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे कस्टमर्स को आप सेग्रीगेट करते हो, उनको अलग अलग तरीके का मेल करते हो ताकि राइट कस्टमर पे राइट सामान राइट वे में राइट टाइम पे पहुंच पाए। प्रिडिक्टिव एनालिसिस के हेल्प से कस्टमर की बाइंग हैबिट भी पता लगा लेते हैं कि कस्टमर को क्या पसंद आ रहा है। कस्टमर्स को फुटवेयर ज्यादा पसंद कर रहे हैं या फिर कस्टमर्स कपड़े पसंद कर रहे हैं, कपड़े में भी वो पसंद क्या कर रहा है, ये हम एनालाइज कर पा रहे हैं। उनकी टेस्ट प्रेफरेंस क्या है, क्वांटिटी, किस क्वांटिटी में खरीदते हैं, किस क्वालिटी का सामान कस्टमर कौन सा खरीदना पसंद करता है, ये सारी चीजें आप एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग उसको मार्केटिंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट के लिए अप्रोच करते हैं। इससे कस्टमर का परचेजिंग एक्सपीरियंस अच्छा होता है। मार्केटर कैन क्रिएट यूनिक पर्सनलाइज्ड प्रमोशन फॉर ईच कस्टमर। हर कस्टमर के लिए कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, हर कस्टमर के लिए उसका तरीका अलग होगा कि कैसे उसको अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, क्योंकि उसको पता है कस्टमर क्या खरीदता है, कैसे खरीदता है, कब खरीदता है, कितनी क्वांटिटी में खरीदता है, किस क्वालिटी का खरीदता है। जब उसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन होगी तो वो पर्सनलाइज्ड प्रमोशन टेक्निक काम में ले सकता है, अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग प्रमोशन टेक्निक को वो काम में ले सकता है। तो ये होता है आपका प्रिडिक्टिव एनालिसिस। ये सारे क्या थे आपके ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स। इसकी मेमोरी टेक्निक मेरे पास नहीं है, अगर आप लोगों को टाइम मिले और बना पाओ तो बना लेना, बनाओ तो मुझे भी बता देना। हाँ जी, ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में क्या ट्रेंड चल रहा है? सबसे पहले ट्रेंड है कंटेंट का।
कंटेंट मतलब सिर्फ अट्रैक्टिव वेबसाइट से काम नहीं चलेगा, आपका कंटेंट भी इतना अच्छा होना चाहिए जो यूजर को एंगेज रख सके, आपके साथ जोड़ कर रख सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वीडियो मार्केटिंग लेते हैं। वीडियो में हमारा कंटेंट दिखाते हैं, जो भी कंटेंट है, जो डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट है, उसके लिए वीडियो बना देते हो, और कस्टमर चाहे तो वीडियो से डायरेक्टली शॉपिंग कर सकता है। सेकंड क्या था, सोशल कॉमर्स। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, अगर साइट्स को अपने को खुद को प्रमोट करना है तो सोशल वेबसाइट्स पे जाओ, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, यहाँ पे आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू किसी भी चीज को एक्सेस करें, ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, तो ये ट्रेंड आपका बढ़ता ही जा रहा है। तो आपके पास मोबाइल एप्स भी हमेशा होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्या है, बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स मतलब ऑनलाइन फ्रॉड थेफ्ट से अगर आपको बचना है तो बायोमेट्रिक डिवाइसेस काम में, लाइक फिंगरप्रिंट, आई रेटिना, थंब इम्प्रेशन, इसको फोर्ज करना भी बहुत मुश्किल होता है, कोई भी इसको फोर्ज भी आसानी से नहीं कर सकता। नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें चैटबॉट्स है, उससे आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो कस्टमर से डायरेक्टली टेक्स्ट या वॉइस के थ्रू कम्युनिकेट किया जा सकता है। चैटबॉट्स आपके लिए पर्सनलाइज असिस्टेंट की जैसे काम करते हैं, आपका एक्सपीरियंस इंप्रूव करते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग कर सकते हैं, शिपमेंट को ट्रैक कर सकते हैं, एक्सेट्रा। प्रिडिक्टिव एनालिसिस मतलब फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, फ्यूचर को फोरकास्ट करना, कस्टमर का क्या बिहेवियर है, कौन कस्टमर मेरे से जुड़ा है, कौन नहीं जुड़ा हुआ। कस्टमर को अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं, उनको अलग अलग मेल करते हैं, ताकि राइट कस्टमर पे राइट सामान राइट टाइम पे अपन राइट ऑफर कर सकें, जिसको जो पसंद है उसको उसी टाइम पे वो सामान ऑफर कर सकें। या उनकी बाइंग हैबिट्स पता चल जाती है, उनका क्या टेस्ट प्रेफरेंस है, कितनी क्वांटिटी में कितनी क्वालिटी में वो सामान खरीदते हैं, कौन सा कस्टमर हमसे क्या खरीदता है, किस सिचुएशन में। ये सब पता लगने के बाद हम हर कस्टमर के लिए अलग अलग प्रमोशन टेक्निक सामने दे सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट को हम कैसे प्रमोट करेंगे, हर कस्टमर के लिए ये पर्सनलाइज्ड प्रमोशन टेक्निक काम में ली जा सकती है। तो क्या क्या इसकी हेडिंग्स हैं ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स की। सबसे पहला है कंटेंट, सेकंड है सोशल कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स, बाइंग हैबिट्स, बायोमेट्रिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रिडिक्टिव एनालिसिस। वापस बोलो क्या क्या है, कंटेंट, सोशल कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स, बायोमेट्रिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रिडिक्टिव एनालिसिस। टोटल 6 हैं आपकी इसके, 6 पार्ट्स हैं ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स के, कंटेंट, सोशल कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स, बायोमेट्रिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रिडिक्टिव एनालिसिस। ये सब ट्रेंड चल रहा है आजकल। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, जो भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, जो भी डिजिटल मोड के थ्रू आप जो भी पेमेंट करते हो एक दूसरे को, उसको डिजिटल पेमेंट कहा जाता है। यहाँ पे जो लेने वाला और देने वाला दोनों के पास डिजिटल मोड्स होते हैं टू सेंड एंड रिसीव मनी। पैसे को देने लेने के लिए डिजिटल मोड से वो पैसा लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो पेमेंट होता है उसी को डिजिटल पेमेंट कहा जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, कुछ नए मेथड्स हैं, कुछ पुराने मेथड्स हैं। नए मेथड्स में सबसे पहला आपका है यूपीआई एप्स। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जैसे कि आपका गूगल पे होता है, कभी नाम सुना हो गूगल पे, जी पे, वो यूपीआई बेस्ड ऐप है आपकी। क्या होता है इसके अंदर क्या होता है कि हम डिजिटली एक जगह से दूसरी जगह को पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक्स पैसा को ट्रांसफर कर सकती है, मर्चेंट को पेमेंट किया जा सकता है। इसको अगर आपको काम में लेना है तो आपके पास एक यूपीआई ऐप होनी चाहिए। अगर आपको पैसा ट्रांसफर करना है या पैसा लेना है तो आपके फोन के अंदर या कंप्यूटर के अंदर यूपीआई ऐप होनी चाहिए। उस यूपीआई ऐप में आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे मोबाइल बैंकिंग के लिए। ये सिर्फ सर्विसेज आजकल एंड्रॉइड फोन में ही है। अभी सर्विस आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी यूपीआई ऐप, और उसमें अपना वीपीए या यूपीआई आईडी क्रिएट करना पड़ेगा, और फिर आप ये यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, जैसे भीम के थ्रू, एसबीआई यूपीआई, एचडीएफसी यूपीआई, गूगल पे के थ्रू अपन एक जगह से दूसरी जगह पेमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसमें वीपीए क्रिएट करना पड़ेगा, फिर हम अपना पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया यूपीआई पेमेंट क्या होता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, डिजिटली एक जगह से दूसरी जगह पैसे को ट्रांसफर करना। सबका मतलब सेम है, बस
फोन पे हो गया, फोन पे तो सभी काम में लेते हैं। देन IMPS, इसके शॉर्ट फॉर्म भी याद होना चाहिए, इन सबका फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए। IMPS का मतलब इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट, नाम से समझ में आ रहा है। यूपीआई के लिए एक लाइन लिखो, यूपीआई में एक लाइन लिखो, नो नीड टू ट्रांसफर मनी, नो नीड टू ट्रांसफर मनी in some wallet, no need to transfer money in some wallet by bank, comma, पूरा का पूरा बैंक अकाउंट ही वॉलेट हो जाता है, पूरा का पूरा बैंक अकाउंट ही वॉलेट हो जाता है। Full stop. Only need to connect mobile number. Only need to connect mobile number. जैसे कि फॉर ये मैं क्या कह रही हूँ कि यूपीआई में क्या होता है, एक तो अपने वॉलेट्स भी होते हैं। अगर मेरा कोई अकाउंट है, सपोज मेरा HDFC बैंक में अकाउंट है, उसमें मेरे 5 लाख रुपए पड़े हैं और ये अकाउंट मेरा अगर मैंने फोन पे से कनेक्ट कर रखा है तो फोन पे मुझे कितना बैलेंस दिखाएगा, 5 लाख, पूरा का पूरा बैलेंस दिखाएगा। सिर्फ फोन पे मैंने मेरा मोबाइल नंबर डाल रखा है, मोबाइल नंबर से कनेक्ट कर रखा है, तो मैं पूरा का पूरा अकाउंट का पैसा कहीं से कोई भी पेमेंट कर सकती हूँ। और अगर वॉलेट में डालने वाली बात होती तो अगर मेरे अकाउंट में 5 लाख पड़े और वॉलेट में मैंने सिर्फ 2 लाख डाले तो वॉलेट मुझे कितना पैसा दिखाएगा, 2 लाख रुपए ही शो करेगा। तो यूपीआई में वॉलेट में पैसा ट्रांसफर नहीं करना पड़ता, आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा होता है वो पूरा आपके लिए वॉलेट बन जाता है, पूरा पैसा खर्च कर सकते हैं। ये होती है आपकी यूपीआई। नेक्स्ट है IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट मतलब तुरंत, इंस्टेंट इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा, वैसे तो हर जगह ही तुरंत होता है पर इसका नाम आ गया, एक और टेक्नोलॉजी आ गई। तुरंत अगर आपको एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है मोबाइल फोन के थ्रू तो आप आसानी से कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो बीइंग एक्सटेंडेड थ्रू अदर चैनल्स लाइक ATM, इंटरनेट बैंकिंग एक्सेट्रा, ये सभी काम में लिया जा सकता है। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर तुरंत पैसा आपको ट्रांसफर करना है तो वो किसके अंदर आता है, IMPS के अंदर आता है। यहाँ पे जनरली IMPS के अंदर स्मॉल अमाउंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है एंड IMPS के अंदर रिस्क भी ज्यादा होता है। नेक्स्ट है आपका मोबाइल एप्स। न्यू मेथड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट में ही नेक्स्ट मेथड है मोबाइल एप्स। मोबाइल एप्स में बहुत सारी होती हैं। पहला इसमें एक एग्जांपल अपन को दिया है जैसे कि भीम। भीम मतलब भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये एक ऐप है डेवलप्ड बाय, डेवलप किसने की, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसने ये डेवलप किया बेस्ड ऑन UPI। ये ऐप किस पे बेस्ड है, UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पे बेस्ड है। यहाँ पे ई पेमेंट्स हो सकता है डायरेक्टली थ्रू बैंक्स एंड सपोर्ट्स ऑल इंडियन बैंक्स व्हिच यूज दैट प्लेटफॉर्म। बैंक्स के थ्रू डायरेक्टली पेमेंट किया जा सकता है। यहाँ पे इमीडिएट पेमेंट सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये बना हुआ है, मतलब तुरंत एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। इंस्टेंटली ट्रांसफर मनी, एक जगह से एक अकाउंट से अगर दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है तो आप आसानी से कर सकते हो। बीम सारी डिवाइसेस में चलता है और यूजर वहां से पैसा ले भी सकता है और भेज भी सकता है अदर UPI पेमेंट एड्रेस को। कैसे भेजेगा, या तो QR कोड को स्कैन करेगा या फिर वो अकाउंट नंबर डालेगा IFC से जो जनरेटेड है, या फिर वो MMID कोड डालेगा यूजर का जिसके पास UPI बेस्ड अकाउंट नहीं है। अगर आपके पास UPI बेस्ड अकाउंट है तो आप QR कोड स्कैन करोगे और IFC नंबर डाल दोगे। अगर आपके पास UPI अकाउंट नहीं है जिसको मुझे पैसा देना है तो उसके लिए मैं MMID नंबर उसका डालकर उसको पैसा दे दूंगी। तो ये होती है मोबाइल एप्स जैसे कि भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी। इट इज एन ऐप विच इज डेवलप्ड बाय NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बेस्ड ऑन UPI। यहाँ पे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा इंस्टेंट बेसिस पे ट्रांसफर किया जा सकता है।
अगर आपके यूपीआई बेस्ड किसी को पैसा ट्रांसफर कर रहे हो तो उसका क्यूआर कोड स्कैन करो और आईएफएससी कोड डाल दो। और अगर उसके पास यूपीआई नहीं है फिर भी हमें उसको पैसा देना है तो क्या डालेंगे हम, उसका एमएमआईडी हम डाल देंगे। इनका शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दोनों याद होने चाहिए। देन नेक्स्ट है वॉलेट। तो यहाँ पे मोबाइल, सॉरी, जो अपन ने पढ़ा अभी मोबाइल एप्स के अंदर सिर्फ भीम नहीं आएगा, मोबाइल एप्स में आपका फोन पे भी आ सकता है जो आपने यूपीआई बेस्ड में पढ़ा है। मोबाइल एप्स में आपका पेटीएम भी आ सकता है, पेटीएम भी आ सकता है जो आपने अभी उसके अंदर पढ़ा है। देन मोबाइल वॉलेट, वॉलेट समझते हो, अपने अकाउंट से वॉलेट में जितना पैसा डालेंगे उतना ही पैसा हम खर्च कर सकते हैं, उससे ज्यादा पैसा हम खर्च नहीं कर सकते। अगर मेरे अकाउंट में, मैंने बताया अभी 5 लाख रुपए है मेरे अकाउंट में, वॉलेट के अंदर मैंने डाला 50,000 रुपए, तो मैं खर्च कितना कर सकती हूँ, 50,000। जैसे पेटीएम है, पेटीएम फ्री चार्ज है, वहां ये क्या है, मोबाइल वॉलेट से, इसके अंदर छोटा छोटा अमाउंट आप डाल दे दो ताकि उतना ही पैसा आप खर्च कर सकते हो, पूरे अकाउंट का पैसा आप खर्च नहीं कर सकते। तो मोबाइल वॉलेट एक तरीके का वर्चुअल वॉलेट है, जो आपका पर्स आप कैरी करते हो वही होता है मोबाइल वॉलेट। पर्स में कभी भी अपन पूरा कैश नहीं डालते, थोड़ा सा कैश पर्स में डालकर फिर शॉपिंग के लिए निकलते हैं। तो वॉलेट में जो पैसा है वही आप खर्च कर सकते हो, उस सर्विस के लिए अपने आप को अपन को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। The digital or mobile wallet stores bank account or debit credit card information, bank account information in encoded format to allow secure payments. Mobile wallet provide a convenient way for user to make in-store payment. जो उसके पास store है उतना ही पैसे का वो payment कर सकता है, and can be used at merchant listed with mobile wallet service providers. उसको payment किया जा सकता है, जैसे पेटीएम है, फ्री चार्ज है, एक्सेट्रा। तो जितना पैसा आपके पास आप वॉलेट में डालोगे उतना ही खर्च कर सकते हो। चाहो तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ये लिख सकते हो कि हमेशा आपको समझ में आएगा, 5 लाख रुपए अकाउंट में पड़े, वॉलेट में 50,000 डाले तो मैं 50,000 ही खर्च कर सकती हूँ। लिख लिया? मोबाइल वॉलेट से आप पेमेंट पेटीएम से कहाँ पेमेंट कर सकते हो, फिजिकल शॉप पे कर सकते हो, रिचार्ज करवा सकते हो, ऑनलाइन कुछ खरीद सकते हो, पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, ऑफर्स, कैशबैक, रिवॉर्ड, ये सारी चीजें अपन रिसीव भी कम कर सकते हैं। कुछ मोबाइल वॉलेट्स बैंक ओन करते हैं और कुछ प्राइवेट कंपनीज उसको ओन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये अपन न्यू मेथड्स पढ़ रहे हैं, दैट इज AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज। यहाँ पे क्या होता है, हम सिर्फ आधार नंबर से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, बैंक के अकाउंट को आधार नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं और इससे बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा और जो दूसरा का अकाउंट है उसमें से पैसा जुड़ जाएगा। तो आपको सिर्फ आधार नंबर अपने बैंक अकाउंट से कनेक्ट करना पड़ता है। आधार नंबर की हेल्प से हम एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या क्या काम कर सकते हैं AEPS के थ्रू, बैलेंस इंक्वायरी, हमें बैलेंस देखना है कितना बैलेंस पड़ा है, कैश निकालना है, कैश जमा करवाना है, पेमेंट करना है या पैसा ट्रांसफर करना है, ये सारा काम अपन इसमें कर सकते हैं। न्यू मेथड्स में लास्ट मेथड है दैट इज USSD, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, या इसी को *99# भी बोला जाता है। कभी सुना है ये क्या है? हाँ, अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, आपके पास कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, आपके पास छोटा वाला फोन है, तो मोदी जी ने ये निकाला कि छोटे वाले फोन से भी आप कहीं से बैठे हुए कहीं भी पैसा ट्रांसफर भी कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, और भी छोटे मोटे काम आपको करने हो तो वो आप कर सकते हो। आपके पास इंटरनेट कनेक्शन या स्मार्टफोन होने की जरूरत नहीं है। तो इट इज अ मोबाइल बैंकिंग बेस्ड डिजिटल पेमेंट मोड, does not need to have a smartphone और इंटरनेट कनेक्शन। USSD को काम में लेने के लिए आपके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट कनेक्शन होने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल जो फोन होता है उससे इसको काम में लिया जा सकता है।
इट्स एन इजी एज चेकिंग ऑफ मोबाइल बैलेंस। जैसे हम मोबाइल का बैलेंस चेक करते हैं *123#, उतना ही आसान इसको काम में लेना होता है। यहाँ पे अपन फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों सर्विसेज इससे कर सकते हैं। बैलेंस चेक करना है, पैसा भेजना है, अपन को अपना MPIN चेंज करना है, या मेरा MMID क्या है वो मुझे गेट करना है, तो वो मैं आसानी से USSD के ऐप के थ्रू कर सकती हूँ। और भी है न्यू डिवाइसेस, न्यू पेमेंट मेथड्स में, दैट इज मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग क्या है? मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हो। मोबाइल फोन और टैबलेट के थ्रू आप अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर पा रहे हो तो उसको क्या कह दिया? मोबाइल बैंकिंग। यहाँ पे एक ऐप काम में ली जाती है, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन काम में लेते हैं। हर बैंक अपनी मोबाइल बैंकिंग ऐप देता है एंड्रॉइड, विंडोज, iOS के लिए, हर बैंक। जैसे IDFC बैंक है, IDFC बैंक है, तो IDFC की अगर वेबसाइट मुझे डेस्कटॉप पे खोलनी है, कंप्यूटर में खोलनी है, तो मैं खोल सकती हूँ। हाँ, IDFC की ऐप मुझे अगर मेरे फोन के अंदर खोलनी है तो मैं खोल सकती हूँ। हाँ, तो यही वेबसाइट अगर फोन में खुल जाती है तो इसको क्या बोल देते हैं? ऐप बोल देते हैं। तो सब लोग अपनी ऐप बनाकर रखते हैं। तो मोबाइल बैंकिंग का मतलब मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू बैंकिंग ट्रांजैक्शन करना है, मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना है, एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना है, तो वो आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। मोबाइल बैंकिंग के लिए हमेशा अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है पहले। फिर नेक्स्ट है क्रिप्टो करेंसी। ये क्या होता है बच्चों? बिटकॉइन हो गया, वेरी गुड। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी जैसी है कि प्रोड्यूस्ड बाय अ पब्लिक नेटवर्क रेदर देन एनी गवर्नमेंट। इस करेंसी को गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, कोई पब्लिक नेटवर्क ने इसको बनाया है। एंड यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी काम में ली जाती है। क्रिप्टोग्राफी मतलब हर चीज क्या होती है? कोडेड फॉर्मेट में होती है। आपको एग्जैक्टली नहीं दिखेगा। अगर मेरे को 100 रुपए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने तो वो 100 रुपए नहीं दिखेगा, उसको कोई कोड में ट्रांसफर किया जाएगा ताकि बीच में कोई उसको हैक ना कर ले, ताकि आप सेंड और रिसीव जो है वो सेफली कर पा रहे हो। So cryptocurrency is a medium of exchange wherein records of individual coin ownership are stored in a computerized database using strong cryptography. क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है? जो ओनर है उसका जो डेटा है वहां डेटाबेस में स्टोर है। एक कोई ओनर है, उसके पास 100 बिटकॉइन है, बी ओनर उसके पास 500 बिटकॉइन है। ये जो डेटा डेटाबेस में स्टोर होता है, ये क्रिप्टोग्राफी फॉर्मेट में स्टोर होता है। सारा डेटा कोडेड फॉर्मेट में स्टोर होता है ताकि उसको कोई लीक आउट ना कर ले। Cryptocurrency is called so because all data is ensured with strong cryptography. उसका नाम क्रिप्टो करेंसी क्यों पड़ा? क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी या कोडेड फॉर्मेट में स्टोर होती हैं। तो जब कोडेड फॉर्मेट में तो बहुत मुश्किल होता है कि कोई डबल पैसा खर्च कर दे, या बहुत मुश्किल होता है कोई समझ पाए कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। Cryptocurrency is completely decentralized, which means that there are no servers involved, no central controlling authority. Decentralized, सबके पास अथॉरिटी है, सबके पास हर चीज की डिजिटल मनी है। ये फिजिकल कॉइन नहीं होता, हाथ में पैसा नहीं आएगा, सब कुछ डिजिटल चल रहा है, सब कुछ ऑनलाइन है। तो ट्रांसफर कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी को टू समवन ऑनलाइन विदाउट गोइंग टू बैंक। बैंक जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन बिटकॉइन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। ऑनलाइन बिटकॉइन को खरीद सकते हैं। बिटकॉइन की हेल्प से कहीं पे पेमेंट करना है तो आप पेमेंट भी कर सकते हो। पहली क्रिप्टो करेंसी कौन सी आई थी? बिटकॉइन आपकी आई थी। फिर और भी ये सारे कॉइन्स आपके आ चुके हैं। तो ये सारे आपके क्या पढ़े? अपने न्यू मेथड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट, नए तरीके क्या है डिजिटल पेमेंट करने के। क्या क्या पढ़ा नए तरीकों में बच्चों? सबसे पहले अपन ने पढ़ा यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, बैंक टू बैंक पैसा आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू। जिसको ट्रांसफर कर रहे हो उसके पास यूपीआई होना चाहिए, जो ट्रांसफर कर रहा है उसके पास यूपीआई ऐप होनी चाहिए। अपन को अगर ये काम करना है यूपीआई बेस्ड, तो उसमें सबसे पहले मुझे अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, वो ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें मेरा वीपीए क्रिएट करना पड़ेगा, फिर मैं पैसा को ट्रांसफर कर सकती हूँ। इसमें यूपीआई एप्स कौन सी है? लाइक गूगल पे, भीम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज में इमीडिएट मतलब इंस्टेंट, तुरंत एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। नेक्स्ट है मोबाइल एप्स। मोबाइल एप्स में पहला आपने पढ़ा भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी बेस्ड ऑन यूपीआई, यूपीआई पे बेस्ड होता है। यहाँ पे ई पेमेंट्स हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पैसा इमीडिएट बेसिस पे तुरंत एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर किसी यूपीआई वाले को पेमेंट करे तो क्यूआर कोड स्कैन करोगे और उसका एफसी कोड डालोगे, और सामने वाले के पास यूपीआई नहीं है तो उसका एमएमआईडी
डाल दोगे कोड और फिर उसके बेसिस पे काम आप कर लोगे। मोबाइल वॉलेट्स क्या होते हैं? वर्चुअल वॉलेट है, अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, जो पैसा हम स्टोर करते हैं उसी को हम यूज में ले सकते हैं, जैसे कि पेटीएम, फ्रीचार्ज एक्सेट्रा। मोबाइल वॉलेट से कहाँ कहाँ पेमेंट कर सकते हो आप? फिजिकल स्टोर्स पे फोन को रिचार्ज कर सकते हो, ऑनलाइन खरीद सकते हो, पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, ऑफर्स, कैशबैक, रिवॉर्ड्स को रिसीव कर सकते हो। कुछ वॉलेट्स बैंक ओन करते हैं, कुछ वॉलेट्स प्राइवेट कंपनीज ओन करती हैं। नेक्स्ट है आपका AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। सिर्फ आधार नंबर अगर आपका बैंक अकाउंट से लिंक्ड है तो आप एक जगह से दूसरी जगह पैसा आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका USSD का मतलब अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, *99#। उतना ही आसान है जितना बैलेंस चेक करना होता है। यहाँ पे फाइनेंशियल और नॉन, इसमें अपने पास कोई इंटरनेट कनेक्शन होने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल दोनों काम आप कर सकते हो। अगर आपको पैसे को भेजना है, बैलेंस चेक करना है तो कर सकते हो। आपको MPIN चेंज करना है या आपको MMID गेट करना है कि मेरा MMID क्या है, ये सारे काम आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? मोबाइल बैंकिंग की जो भी काम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अगर मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू कर रहे हो उसके लिए अपन को सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। हर बैंक की अपनी मोबाइल की ऐप होती है, उसको ओपन कर अपन मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिप्टो करेंसी। इट इज अ डिजिटल करेंसी जो पब्लिक नेटवर्क ने बनाई है, कोई गवर्नमेंट ने नहीं बना कर दी है। यहाँ सारी चीजें क्रिप्टोग्राफी फॉर्मेट में स्टोर होती है, मतलब कोडेड लैंग्वेज में, ताकि जो भी भेजा जा रहा है, जो भी रिसीव किया जा रहा है वो सिक्योर फॉर्मेट में हो सके। जो भी ओनर है उसके पास कितने क्या कॉइन्स है वो भी सब क्रिप्टोग्राफी फॉर्मेट में आप स्टोर करते हो। सब चीजें यहाँ पे कोडेड फॉर्मेट में स्टोर होती हैं। कंट्रोल डिसेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं है। इसको डिजिटल मनी भी कहा जा सकता है। एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफर कर सकते हो विदाउट गोइंग टू बैंक। इसकी हेल्प से आप आसानी से कहीं आपको अगर पेमेंट वगैरह करना है तो आप पेमेंट भी कर सकते हो। पहली क्रिप्टो करेंसी कौन सी थी? बिटकॉइन। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट। ट्रेडिशनल मेथड्स दो हैं, कार्ड्स एंड इंटरनेट बैंकिंग, जो पहले काम में लिए जाते थे। कार्ड्स में सबसे पहले आपका है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है बच्चों? डेबिट क्रेडिट कार्ड क्या होता है? पेमेंट बाद में जाएगा। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है? अपन को कार्ड को स्वैप करना पड़ता है, एक स्लिप जनरेट होकर आती है। क्रेडिट कार्ड में तुरंत आपके अकाउंट से पैसा नहीं कटता है। क्रेडिट कार्ड में आपको क्रेडिट, उधारी पे सामान खरीद सकते हो। बैंक में आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वो पैसा चुकाना होता है। सबको वो क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता। आपकी क्रेडिबिलिटी देखकर आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है और उसको आप यूज में ले सकते हैं। डेबिट कार्ड क्या होता है? हाथ के हाथ पैसा कट जाएगा। डेबिट कार्ड जो ATM कार्ड्स होते हैं, अपन शॉपिंग करेंगे, हाथ के हाथ मेरे अकाउंट से उतना पैसा डिडक्ट कट हो जाएगा, मैं उधारी पे सामान नहीं खरीद सकती। एक होते हैं आपके स्मार्ट कार्ड्स, जैसे मतलब पहले उसमें बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं और उसके बाद पेमेंट करते जाते हैं। जैसे कि आजकल जो फूड कोर्ट्स वगैरह होते हैं, फूड कोर्ट्स में क्या होता है कि आप अलग अलग काउंटर्स हैं, तो आप रिसेप्शन पे, फूड कोर्ट का जो रिसेप्शन है उस पे जाकर पहले ही 500 रुपए का मैंने कार्ड बनवा लिया। अब मैं किसी काउंटर पे जा रही हूँ, मैंने डोसा खाया, वो 70 रुपीज का आया, तो मैं सिर्फ वो कार्ड, कैश नहीं दूंगी, मैं कार्ड दूंगी, वो कार्ड से मेरे 70 रुपीज डिडक्ट हो जाएंगे। फिर मैंने कुछ और खाया, गोलगप्पे खाए, उसके डिडक्ट हो जाएंगे। जितना भी मैं खा रही हूँ वो डिडक्ट हो जाएगा और लास्ट में जो पैसा बचेगा वो मुझे मिल जाएगा वापस। ये भी एक स्मार्ट कार्ड है। एक फास्टैग, कभी नाम सुनो, गाड़ियां में होता है। फास्टैग में हम पहले से ही पैसा डलवा के रख देते हैं, हमारा सिर्फ वो स्कैन करता है और वो पैसा काट लेता है। आपका जो भी आपके टोल बूथ्स होते हैं वहां पे पैसा कट जाता है, आपको कैश में पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो ऑटोमेटिक आपने उस कार्ड के अंदर पैसा डाल दिया और फिर ऑटोमेटिकली वो पैसा आपके अकाउंट से डिडक्ट होता जा रहा है। उन सबको क्या कहते हैं? स्मार्ट कार्ड्स। तो इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो स्मार्ट कार्ड्स में, एक तो फास्टैग लिख सकते हो और एक फूड कोर्ट्स में जो कार्ड्स अपन लेते हैं वो अपन स्मार्ट कार्ड कह सकते हैं। लिख लिया? स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट कार्ड्स क्या होते हैं? जो ऑलरेडी प्रीपेड कार्ड्स होते हैं, इसमें स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है इसके अंदर लगी हुई।
कस्टमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे स्टोर की जा सकती है, उसके फाइनेंशियल फैक्ट्स, उसकी प्राइवेट एनक्रिप्शन डिटेल्स, उसके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन। स्मार्ट कार्ड्स में पैसा भी डाल सकते हो और कस्टमर की जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो भी स्मार्ट कार्ड में आप स्टोर कर रख सकते हो। स्मार्ट कार्ड्स कंबाइन द एडवांटेज ऑफ बोथ डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड एंड आर अवेलेबल टू एनीवन। किसी को भी स्मार्ट कार्ड मिल सकता है, उसकी क्रेडिट रेटिंग की देखने की जरूरत नहीं होती। क्रेडिट कार्ड हर बंदे को नहीं मिलता, आपकी क्रेडिबिलिटी देखकर क्रेडिट कार्ड मिलता है। स्मार्ट कार्ड कोई भी बंदा हो, सबको स्मार्ट कार्ड मिल सकता है। दे आर नॉट लिंक्ड टू एनी बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट जैसे फास्टैग तो लिंक्ड होता है, पर वैसे ये लिंक्ड नहीं होते। तो ये इसलिए आपके पास कोई जरूरी नहीं है कि आपका बैंक में अकाउंट होना ही चाहिए। इट इज ऑल्सो यूज टू स्टोर मनी विच इज रिड्यूस्ड एज पर यूसेज। जितना यूज करोगे उतना पैसा कटता जाएगा। जैसे मोंडेक्स, वीजा, कैश कार्ड्स आर एग्जांपल्स ऑफ स्मार्ट कार्ड्स। The smart card holder has to load money onto the card by paying cash and through transfer from his or her bank account. तो बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे हो या फिर उसमें पैसा डाल रहे हो, फिर उस स्मार्ट कार्ड से पैसा अपन खर्च कर सकते हैं। ये अपन ने पहला मेथड पढ़ लिया। सेकंड मेथड है इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग जिसे कहते हो। क्या होती है बच्चों नेट बैंकिंग? जो डेस्कटॉप, जनरली जो डेस्कटॉप पे बैंकिंग आप करते हो, डेस्कटॉप मतलब कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे, यहाँ कंप्यूटर या लैपटॉप दोनों की बैंकिंग को नेट बैंकिंग कहा जाता है। तो कंप्यूटर या लैपटॉप पे जाकर आपको अगर आईडीएफसी बैंक से कोई पेमेंट करना है तो आपको आईडीएफसी की वेबसाइट को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें अपना आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा और वहां से आप अपना नेट बैंकिंग का काम कर सकते हो। तो ये क्या होती है? आपकी इंटरनेट बैंकिंग होती है। वो राधिका को पढ़ो जी, ताकि वो अपन में से बच्चे इसकी बस उसी की बाकी वो बापू आए और उड़ा कर आओ लेकिन जाना नहीं। और भी कोई काम नहीं है वही तो हमारे हम देखो जी क्या करते पूछ लेना। राधिका, अरे राधिका कोई किताब बाकी है कि तेरी? कोई नहीं बाकी ना? सर वो कोस्टिंग के नहीं भेजे थे आपने? इसके पोस्टिंग अब पोस्टिंग के थोड़ी देर में मेरे, उसके अलावा एफएम के एडवांस के साथ है नालायक। और एडवांस के साथ नहीं है सर, मेरी वाले में नहीं है। ऐसे नहीं तेरी वाली में पीछे है। कैसे तुम्हारा ठीक है ना? इजी था इतने वो कुछ बोलना चाह रही है। क्या बोल रही है राधिका? सर वो एडवांस अकाउंट की बुक तो पतली सी है, उसमें कैसे आएंगे एफएम के क्वेश्चन? राधिका लास्ट के 20 पेज देख। है उसमें लास्ट में है बेटा, देख लेना। चलो अपन पढ़ रहे थे ट्रेडिशनल मेथड्स फॉर डिजिटल पेमेंट। क्या क्या है ट्रेडिशनल मेथड्स में? दो है, कार्ड्स एंड इंटरनेट बैंकिंग। जो डेस्कटॉप के थ्रू बैंकिंग करते हो उसको इंटरनेट कहते हो, जो मोबाइल फोन के थ्रू बैंकिंग करते हो उसको क्या कह देते हो? मोबाइल बैंकिंग कह देते हो। तो कार्ड्स तीन थे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड और एक इंटरनेट बैंकिंग। समझ में आ गया? डिजिटल पेमेंट्स। डिजिटल पेमेंट्स के न्यू मेथड्स में कौन से हैं बच्चों? नाम यूपीआई, यूएसएसडी, मोबाइल बैंकिंग, आईएमपीएस, आधार, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोकरेंसी, मोबाइल एप्स, मोबाइल वॉलेट, मोबाइल एप्स बीम। ठीक है, समझ में आ गया? ये सारे डिजिटल पेमेंट्स के नए मेथड्स थे और कुछ पुराने मेथड्स थे। देन एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल पेमेंट। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस, इजी एंड कन्वीनियंट। डिजिटल पेमेंट करना आसान है, उसको बहुत सारा कैश कैरी करने की जरूरत नहीं। अगर आपको किसी को 1 लाख रुपए देने तो डिजिटली ट्रांसफर करना आसान होता है। नहीं कैश लेके जाओ तो इतना सारा लेके जाना पड़ेगा, किसी को दिख जाएगा, चोरी हो सकता है। पे और सेंड मनी फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी बैठे हुए किसी को कभी भी पेमेंट किया जा सकता है। डिस्काउंट फ्रॉम टैक्सेस, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो कुछ फायदा मिलता है,
गवर्नमेंट ऑनलाइन पेमेंट को प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ डिस्काउंट देती है कि अगर आपने पेट्रोल भरवाया और उसका ऑनलाइन पेमेंट किया है तो 0.75% डिस्काउंट मिलेगा या कुछ भी। गवर्नमेंट उसको प्रमोट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको देती है ताकि सब ऑनलाइन पेमेंट पे चले जाएं। रिटर्न रिकॉर्ड सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। अरे अपनी बुक में नहीं है ना ये रिटर्न रिकॉर्ड्स, मतलब यहाँ इसमें इसमें कहां से गलत आ गया? लेटेस्ट वाला तो बुक वाला है, ये वाला शायद हो सकता है मैं अपडेट करना भूल गई होंगी, पर अपडेट तो किया ही होगा मैंने। नहीं इसमें कैसे आता है? चलो बुक वाला देखो, देख रही हूँ मैं, ड्रॉबैक्स देखने लग गई मैं एडवांटेज की जगह बुक में, सॉरी। हाँ जी, डिस्काउंट फ्रॉम टैक्सेस, रिटर्न रिकॉर्ड। रिटर्न रिकॉर्ड मतलब सब कुछ लिखा हुआ मिलता है। अगर हम वैसे मार्केट में शॉपिंग करने निकले और आके लिखे हैं अरे यहाँ खर्च करते यहाँ खर्च करते, कई बार हम लिखना भूल जाते हैं कि कहाँ हमारे 5 रुपए खर्च हुए, कहाँ 10 रुपए खर्च हुए, हिसाब नहीं मिला पाते। यह सब कुछ एंट्री होती है तो हम ट्रैक रख सकते हैं हमने कहाँ खर्च किया कहाँ नहीं खर्च किया। देन लेस रिस्क, रिस्क कम है या ज्यादा है? कम है। अगर आपका मोबाइल फोन खो भी गया तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप हाथ उसको बंद करवा सकते हैं ताकि उससे कोई पेमेंट ना कर पाए। और वैसे भी अगर मेरा कोई क्रेडिट कार्ड खो गया तो बिना पिन नंबर के वो क्रेडिट कार्ड को यूज में नहीं ले सकता। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू बिजनेस, डिजिटल पेमेंट्स enables businesses to make sales to customer who choose to pay electronically and gain a competitive advantage over those who accept payment only through traditional methods। जो लोग सिर्फ कैश में पेमेंट लेते हैं और जो लोग कैश में भी ले लेंगे और आपसे ऑनलाइन पेमेंट भी ले लेंगे तो सब उनको फायदा किसको मिलेगा? सिर्फ कैश वालों को या ऑनलाइन वालों को भी? ऑनलाइन वालों को भी, कि किसी के पास कैश नहीं है ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता तो वो भी कर सकता है, उसकी सेल ज्यादा बढ़ जाएगी। एनवायरमेंट फ्रेंडली, डिजिटल पेमेंट्स की पेपर का यूज कम हो रहा है तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली हो सकता है। इसकी मेमोरी टेक्निक लिखो रीड, RREAD, रीड, RREAD। आर मतलब रिकॉर्ड, रिटर्न रिकॉर्ड्स जो अपन ने पढ़े थे। सेकेंड आर का मतलब रिस्क, यहाँ पे आपका रिस्क कम है। ई मतलब इजी एंड कन्वीनियंट। ए मतलब एनीवेयर, कहीं से भी आप कितना भी उसको पेमेंट कर सकते हैं। डी मतलब डिस्काउंट्स, और दो और रह गए ना अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और एनवायरमेंट फ्रेंडली। दो और रह गए बच्चों, दो और कैसे जुड़े? रीड के आगे क्या लिखे? एनवायरमेंट फ्रेंडली। रीड एनवायरमेंट फ्रेंडली बिजनेस, ये बनाए ठीक है। रीड एनवायरमेंट फ्रेंडली बिजनेस, रीड एनवायरमेंट फ्रेंडली बिजनेस। बिजनेस स्टैंड्स फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू बिजनेस। रीड एनवायरमेंट फ्रेंडली बिजनेस। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इजी एंड कन्वीनियंट, इतना सारा कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी पैसा दे सकते हो, कभी भी किसी को पेमेंट कर सकते हो। टैक्सेस से डिस्काउंट मिलेगा, गवर्नमेंट एनकरेज करने के लिए बहुत सारे डिस्काउंट्स देती है। रिटर्न रिकॉर्ड्स, अगर हम कुछ भूल जाएं तो यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, हम ट्रैक कर सकते हैं कहाँ पैसा खर्च किया कितना खर्च किया। रिस्क कम है क्योंकि अगर हमारा कुछ खो भी गया तो हमें क्रेडिट कार्ड के लिए उसको यूज करने के लिए पिन नंबर चाहिए होगा तो वो ब्लॉक भी हम कर सकते हैं। एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू बिजनेस, जो लोग डिजिटल पेमेंट्स भी लेते हैं उनकी सेल ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो लोग सिर्फ ट्रेडिशनल पेमेंट्स लेते हैं। एनवायरमेंटल फ्रेंडली, यहाँ पे पेपर का यूज कम होगा। क्लियर, समझ में आ गया? देन ड्रॉबैक्स ऑफ डिजिटल पेमेंट, डिजिटल पेमेंट के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं? डिफिकल्ट फॉर अ नॉन टेक्निकल पर्सन, अगर कोई बंदा ऐसा है जिसको मोबाइल फोन ही ढंग से काम में लेना नहीं आता, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, अगर उनको मैं कहूँ कि पेटीएम के थ्रू कहीं पेमेंट कर दो तो वो नहीं कर सकते। तो जो नॉन टेक्निकल पर्सन होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है डिजिटल पेमेंट को यूज में लेना। रिस्क ऑफ डेटा थेफ्ट, डेटा चोरी होने का डर बना रहेगा।
बना रहेगा, क्योंकि हैकर्स जो है वो हो सकता है सर्वर को हैक कर ले, ई वॉलेट के सर्वर को हैकर ने पेटीएम का जो सर्वर उसको हैक कर लिया और उस पर मेरी डिटेल्स निकाल ली और वो मेरा सारा पैसा निकाल सकता है। तो डेटा चोरी होने का डर हमेशा रहेगा। ओवर स्पेंडिंग होती है नहीं होती डिजिटल पेमेंट से? बहुत ज्यादा ओवर स्पेंडिंग होती है। हम अगर इन कैश में पेमेंट देते हैं तो अगर किसी को 5,000 दे रहे हो तो उसको 4 बार गिन के दोगे, अरे 5,000 पेमेंट दिया है, पता है मुझे। और ऑनलाइन ट्रांसफर 5,000 1 मिनट में जाता है, अपन को पता ही नहीं चलता, उसकी वजह से अपन बहुत ज्यादा खर्चा कर देते हैं, ओवर स्पेंडिंग हो जाती है। Disputed transaction. In case the electronic money such as credit card is misused by someone else, it is very difficult to receive a refund. अगर किसी ने क्रेडिट कार्ड आपका मिसयूज ले लिया तो उसका रिफंड लेना बहुत मुश्किल उससे हो जाता है। इंक्रीज बिजनेस कॉस्ट, आपकी बिजनेस की कॉस्ट बढ़ रही है क्योंकि बिजनेस को अब ये एडिशनल ये सारी चीजें इंस्टॉल मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे एक चाय की दुकान है, पहले वो सिर्फ कैश ले रहा था तो ठीक है, अब उसको वो पेटीएम से भी अगर पैसा लेना है तो वो पेटीएम वाला बोर्ड उसको लगाना पड़ेगा, बैंक में अकाउंट डलवाना पड़ेगा उसको, तभी तो उसके अकाउंट में पेटीएम में उसके पैसा आएगा। तो इन सब चीजों का खर्चा उसको एक्स्ट्रा बेयर करना पड़ेगा। नेसेसिटी ऑफ इंटरनेट एक्सेस, डिजिटल पेमेंट्स बिना इंटरनेट कनेक्शन के किए नहीं जा सकते। तो ये सारे क्या है आपके ड्रॉबैक्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। क्या है इसके ड्रॉबैक्स? डिफिकल्ट फॉर अ नॉन टेक्निकल पर्सन, जो फार्मर्स वर्कर्स होते हैं जिनको मोबाइल फोन ही ढंग से काम में लेना नहीं आता, वो डिजिटल पेमेंट नहीं कर सकते आसानी से। देन रिस्क ऑफ डेटा थेफ्ट, डेटा चोरी होने का डर होता है, हो सकता है हैकर किसी सर्वर को हैक कर ले तो हमारा डेटा सारा चोरी हो जाए। ओवर स्पेंडिंग, हम जब कैश में पैसा देते हैं तो 2 बार सोचते हैं और यहाँ देने से पहले सोचते नहीं है, तो इसलिए पैसा ज्यादा खर्च हो सकता है। डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन, जो क्रेडिट कार्ड को अगर किसी ने मिसयूज कर लिया तो उसका पैसा दोबारा लेना, रिफंड मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंक्रीज्ड बिजनेस कॉस्ट, बिजनेस की कॉस्ट आपकी बढ़ रही है, उसको एक्स्ट्रा चीजें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा चीजें मेंटेन करनी पड़ेंगी। एंड नेसेसिटी ऑफ इंटरनेट एक्सेस, आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, अगर इंटरनेट कनेक्शन फेल तो सारी चीजें आपकी फेल हो जाएगी। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये अपन ने क्या क्या पढ़ लिया आज? अपन ने पढ़ लिया डिजिटल पेमेंट्स के नए मेथड्स का नाम क्या क्या है बच्चों? यूपीआई, IMPS, USSD, बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट्स, मोबाइल एप्स, क्रिप्टो करेंसी, आधार इनेबल्ड, ये सारी चीजें। और ट्रेडिशनल मेथड्स क्या आते हैं? कार्ड्स एंड इंटरनेट बैंकिंग। कार्ड में क्या था? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग। फिर अपन ने पढ़ा एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल पेमेंट क्या थे? रीड, एनवायरमेंट फ्रेंडली, बिजनेस। आर स्टैंड्स फॉर लेस रिस्क, रिस्क कम होगा। रिस्क कम क्यों होगा? कैश कैरी नहीं करना पड़ रहा। देन आर स्टैंड्स फॉर रिकॉर्ड, सब चीजें लिखी भी मिलेंगी, नहीं तो मैं भूल सकती हूँ। ई स्टैंड्स फॉर इजी एंड कन्वीनियंट, पैसा कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। RE, ए मतलब एनीवेयर, कभी भी कहीं से किसी को पेमेंट किया जा सकता है। D मतलब डिस्काउंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उसका एनकरेज करने के लिए डिस्काउंट देती है। एनवायरमेंट फ्रेंडली, पेपर का यूज कम होगा। बिजनेस मतलब बिजनेस को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है क्योंकि वो डिजिटल पेमेंट में भी पैसा एक्सेप्ट कर रहा है। एंड इसके ड्रॉबैक्स क्या है? पहला है नॉन टेक्निकल पर्सन उसको यूज नहीं ले सकता, डेटा चोरी हो सकता है, ओवर स्पेंडिंग हो सकती है, डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन मतलब पैसा रिफंड मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड कॉस्ट बढ़ जाएगी। इंटरनेट अगर फेल तो सारा सब चीजें आपकी फेल हो जाएंगी। और क्या पढ़ा आज अपन ने? डिजिटल पेमेंट्स पढ़ा, EIS के ट्रेंड्स पढ़े, सॉरी ई कॉमर्स के ट्रेंड्स पढ़े। क्या ट्रेंड्स थे ई कॉमर्स के? कंटेंट, वीडियो बेस्ड कंटेंट का मिलो, सोशल कॉमर्स, FB पे अपना एडवर्टाइजमेंट करो, बायोमेट्रिक्स फिंगरप्रिंट के थ्रू करो ताकि फोर्ज ना हो सके। सोशल कॉमर्स हो गया। मोबाइल कॉमर्स मतलब ज्यादा लोग मोबाइल कॉमर्स पे जा रहे हैं तो उस पर आप ज्यादा फोकस करो। और
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट्स वाला था, प्रिडिक्टिव एनालिसिस हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, कस्टमर्स को सेग्रीगेट कर दिया ताकि राइट कस्टमर पे राइट सामान टारगेट कर सके और हमारा एडवर्टाइजमेंट हो सके। फिर हमने पढ़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स। क्या ऑब्जेक्टिव है इसके? सबसे पहला साइबर क्राइम को कम करना, लीगल रिकग्निशन देना किस किस को, डिजिटल सिग्नेचर्स, ईमेल, ई फाइलिंग, ट्रांजैक्शंस, स्टोरेज, ये सब चीजों को देना एंड ई कॉमर्स को प्रमोट करना, उसी को उसमें लिख दिया एक्ट्स के अकॉर्डिंगली, ये सारी चीजें लिख दी। ये 3 टॉपिक्स पढ़े हैं आज अपन ने। एआई के रिस्क क्या थे? ISS, I stands for इनकरेक्ट डेटा, S मतलब सिक्योरिटी, S मतलब स्किल्स। मशीन लर्निंग के एप्लीकेशंस जो अलग थी वो क्या है एआई से अलग? एक तो डेटा माइनिंग, एक क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग, ये दो अलग थी, बाकी सारी ऑलमोस्ट सेम सी थी। ठीक है, क्लियर? चलो आज इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ तक का कल पढ़कर आए, कल सुनूंगी मैं, आज नहीं सुना मैंने। ठीक है, चलो बाय।